हेलो गाइस। एक लंबे समय के बाद में एक महीने के ब्रेक के बाद में मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ हम लोग के पुराने अंदाज में। जिस तरह से हमारे लेक्चर्स चल रहे थे उसी अंदाज में हम लोग फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार एक नई सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सीजीएल मेंस के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोग के ओरिएंटेड ये सीरीज रहने वाली है। सीजीएल मेंस के स्टूडेंट्स के लिए जितने भी पीवाईक्यू सीरीज है, जो भी हमारे पास में पीवाईक्यू के पेपर्स रहे हैं पिछले सालों के अंदर में, पिछले 3 सालों में मैं पूरे के पूरे एक एक करके आपको सारी शिफ्ट सॉल्व करवा देने वाला हूँ। और ये जो सीरीज रहेगी वो रैपिड मोड के अंदर में रहेगी। रैपिड मोड कहने का मतलब आपका क्या रहेगा कि सारे जो हमारे सवाल रहेंगे वो हम लोग कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ही बिगिनर के लिए है, नहीं, बिगिनर वालों के लिए प्री की जो हमारे सीजीएल पीवाईक्यू 2024 की हमारी जो पूरी सीरीज चली थी वो आप देख लीजिए। वो पूरा डेप्थ के अंदर में पूरा एक एक प्रॉपर आपका बिगिनर के ओरिएंटेड है। लेकिन ये जो रहेगी ये सीजीएल मेंस के ओरिएंटेड रहेगी, तो हम लोग इसमें ट्रिक्स भी देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे, क्योंकि 30 सवालों को हम लोग को 30 मिनट क्या हम लोग को 25 मिनट के अंदर में खत्म करना रहता है। ये मान के चलिए कि आप उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, कैलकुलेशन पे कैसे हम लोग के पास में कमांड होनी चाहिए, तो एक एक चीज हम लोग इन डेप्थ यहाँ पे देखने वाले हैं। और कोई सवाल अगर लगता है कि 2 से 3 मेथड से हो सकता है तो मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन आपकी नॉलेज जो रहेगी उस सवाल के रिलेटेड आपको चारों ओर की नॉलेज आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी जो सीरीज है, इसको अगर आपको मेंस के ओरिएंटेड आपको तैयारी करनी है, या फिर आप लोग लगता है कि यार आपको आपका जो भी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका प्री तो हो ही जाएगा, या फिर आपको मैथ्स लग रहा है कि हाँ सिलेबस खत्म हो गया है, तो आपके लिए ये सीरीज बेस्ट है। आप इसको भी देखिए, इससे आपका ना एक प्रो लेवल का एक माइंडसेट बनेगा, ठीक है। तो आपको ये सीरीज पूरा ए टू जेड एंड तक देखनी है, जब तक मैं पूरा 3 साल के पेपर कराऊंगा। सीजीएल के बाद, अगर सीजीएल के पेपर कराने के बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा तो सीएचएसएल के भी कराएंगे। और नेक्स्ट वन शॉट जो है वो कोऑर्डिनेटर और पॉलीगन के ऊपर में मंडे को आने वाला है। तो आप क्या कीजिए कि अपने जो है ना तैयारी कर लीजिए, और आप इसके लिए रेडी रहिए कि आप आपको लेक्चर्स लेते जाना है। अब मैं कंटिन्यूस आपके लिए लेक्चर लेके आने वाला हूँ, कोई भी बीच में ब्रेक नहीं रहेगा। और 3 तरह की चीज आपके साथ चलेगी, पीवाईक्यू चलेगी, अल्फा डिमांड सीरीज चलेगी, जो मैंने बता दिया था कि अल्फा के जो भी स्टूडेंट हैं वो जो भी डिमांड करेंगे उनको जहां पे भी दिक्कत है तो मैं 30 मिनट शो टाइप का एक करके शॉर्ट वीडियो के अंदर में उनकी जो भी क्वारीज है किसी टॉपिक को लेकर मैं टॉपिक वाइज आपको चीजें करवाते जाऊंगा। तो अल्फा डिमांड सीरीज है, उसके बाद में पीवाईक्यू सीरीज है, और हमारे पास में एक वन शॉट की सीरीज है। ये सब चलेगा। और एक अगर बीच में टाइम मिलता जाएगा तो नो फॉर्मूला बुक की जो हमारी सीरीज होल्ड पे है, तो वो भी हम लोग उसके भी बीच बीच में लेक्चर लेके आते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो रहेगा हमारा लास्ट 3 साल के पेपर के लिए, जो पेपर जो हम लोग कर रहे हैं उसमें 2024 की जो सीजीएल हुआ था, सीजीएल 2024, उसका मेंस हुआ था 18 जनवरी 2025 के अंदर में। मतलब कि जिस साल मैंने दिया था मेंस, ठीक है, मैंने तो 20 जनवरी वाला शिफ्ट दिया था, लेकिन ये 18 जनवरी वाला शिफ्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रॉपर पूरा डिटेल के अंदर में हम लोग सॉल्व करेंगे और शॉर्ट अप्रोचेस भी देखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग, आपको पता ही है कि कोई भी अगर हम लोग टारगेट स्कोर लेके चलते हैं, कोई भी लेक्चर अगर हम लोग लेके आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, प्री के अंदर में 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट है, और मेंस के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 का टारगेट हम लोग को लेके चलना है। अगर आप सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके ये टारगेट होने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप सीजीएल ये आपका जो अभी मेंस होने वाला है इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मेंस के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 का टारगेट लेके चलना है। मेरे ऑलरेडी मेंस में 90 आउट ऑफ 90 रहे हैं 20 जनवरी वाली भी शिफ्ट में, जो कि मैं कल लेके मतलब इसके बाद में जैसे ही आप ये देख लोगे तो उसके नेक्स्ट लेक्चर आपको उसी के ऊपर में आने वाला है, पीवाईक्यू का। तो उसके अंदर में मैंने कैसे पेपर सॉल्व किया था मैं वो भी बताने वाला हूँ, तो आप इसको जरूर देखिएगा कि मैंने एग्जाम में कैसे पेपर सॉल्व किया था, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज है, अल्फा के अंदर में अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जो कि हमारा टारगेट ग्रुप है, तो आप जल्दी से जाओ और ज्वाइन कर लो। इसके अंदर में मैं ए टू जेड उसी हिसाब से टारगेट देता हूँ जिससे कि आप 90 आउट ऑफ 90, 50 आउट ऑफ 50 की तैयारी कर पाए मैथ्स के अंदर में। मैं सारे सब्जेक्ट्स के टारगेट आपको प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे कंप्लीट डेली टारगेट्स रहेंगे, वीकली वीडियो आपके, वीकली हमारी अल्फा मीट होती है, ध्यान रखिएगा, वीकली अल्फा मीट होती है जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस शीट, टेस्ट, और एक चीज और, अल्फा के ग्रुप को, आपका टारगेट ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की नीड नहीं रहेगी। मतलब सारी चीजें हम लोग यही प्रोवाइड कर देंगे, ए टू जेड चीज। तो आपको अगर एक मंथ का अगर प्लान है तो 149, लेकिन एक मंथ का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपको लेना है कि 1 साल का, ये आपका 1 ईयर का अगर आपको लेना है तो 1 ईयर का 399 आपकी फीस रहेगी। इस और ये आपका जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जल्दी से जाओ और मैसेज कर दो कि अल्फा ज्वाइन करना है। कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो अल्फा ज्वाइन करना, और कमेंट में पिन कमेंट के अंदर में भी ये नंबर दिए हुए, यहाँ पे व्हाट्सएप जाके कर लीजिए, ठीक है। बाकी इसमें बहुत बेस्ट चीज आपको मिलेगी, अल्फा, अल्फा प्लस और अल्फा मेंस, ये 3 हैं। अगर मेंस वाले हो तो अल्फा मेंस ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये मेंस की सीरीज है, तो मेंस वाले हो सकते हैं इसको देख रहे हो, तो अल्फा मेंस ज्वाइन कर लेना, ये आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा, आई गारंटी, ठीक है। आप डायरेक्टली मुझसे कभी भी बात कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बाकी हम लोग वीडियो चैट भी करेंगे, वीडियो चैट का मतलब मीटिंग भी करेंगे हम लोग गूगल मीट के ऊपर में वीकली, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। बाकी आपके रिव्यूज है,
ये अभी आपको इस स्क्रीन पे जूम करके देख सकते हो अगर आपको दिख रहे हो। बाकी रिव्यूज आपके बेस्ट रहेंगे या मीट का ग्रुप के अंदर में स्क्रीनशॉट्स है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इस लेक्चर की जो पीडीएफ रहेगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में फ्री मिल जाएगी, तो आप जल्दी से जाओ, कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ए टू जेड। चलिए ऑल द बेस्ट, एंड एक एक सवालों को आपको भी पॉज करके सॉल्व करते जाना है मेरे साथ में, और शॉर्ट अप्रोचेस के साथ में हम लोग करते जाएंगे और थोड़ा फास्ट मोड में चलेंगे। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 16। एंड ये तीन इक्वेशन आपको दी हुई है, तीन वेरिएबल दिए, तो बहुत आसान चीज है। आपको निकालना क्या है, आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन को देखेंगे तो अगर हम लोग x और x यहाँ पे है और यहाँ पे 2x है, तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन जोड़ के इसमें से माइनस कर देते हैं। तो जब x और x जोड़ेंगे तो 2x बनेगा और 2x में से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 2x ये तो कटे गया। अब माइनस 2y और माइनस y इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस 3y हो जाएगा। माइनस 2y माइनस y मतलब कि माइनस 3y। माइनस 3y में से ये माइनस करेंगे क्योंकि हम लोग दो इक्वेशन जोड़ के तीसरी माइनस कर रहे हैं ना, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस 3y ये होगा ना, इन दोनों को जोड़ा और ये माइनस किया तो ये हो गया माइनस 3y प्लस 3y। तो ये वापस से अगेन 0 हो गया, तो मतलब 2x भी कट गया और y भी कट गया। अब तीसरा चलता है 2z और z, इन दोनों को जोड़ा तो गया 3z। इसमें से ये माइनस किया माइनस z, माइनस माइनस z, और ये अगर हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 4z। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4z। अब हम लोग इधर का देखते हैं, 16 और 9 25, 25 में से अगेन वापस 9 माइनस हुआ तो 9 9 तो कट ही गया, तो बचा हुआ 16। तो इधर साइड हो गया 16। तो 4z इक्वल्स टू 16 मतलब z इक्वल्स टू आपका हो गया 4। तो z की वैल्यू अब हमारे पास में आ चुकी है। तो अगर z की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दो इक्वेशन के अंदर में हम लोग z की वैल्यू रखेंगे तो वो हमारे पास में z एलिमिनेट हो जाएगा, फिर सिर्फ दो वेरिएबल बचेंगे। तो यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे क्या रहेगा x माइनस 2y, यहाँ पे z अगर 4 रखेंगे तो हो गया 4 दूनी 8 और 16 में से 8 गया तो ये हो गया 8। तो ये हमारे पास में ये वैल्यू रहेगी। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, x माइनस वाई, और यहाँ पे z की जगह पे 4 रखेंगे तो 9 माइनस 4 और ये हमारे पास हो गया 5। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, y निकालना है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन घटा देते हैं। और कैसे घटाएंगे, इसमें से ये घटाते हैं नीचे वाले में से ऊपर वाला, ताकि y पॉजिटिव में आए। ठीक है, नीचे में से ये घटाएंगे तो x x तो कट ही जाएगा, और माइनस वाई में से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा इसमें से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3। तो हमारे पास में y की वैल्यू आ चुकी है -3। तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ये क्या बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई क्या है, a की पावर 7 और a की पावर 9। तो a की पावर 7 तो ऊपर है और a की पावर 9 जब ऊपर जाता है तो ये क्या होता है, जो जब बेस हमारे सेम रहता है ना तो पावर माइनस हो जाती है। तो 7 में से 9 गया तो -2, आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारे पास में ऑप्शन मैच करता है। बाकी यहाँ पे भी कर सकते हो कि b की पावर 3 रह जाएगी, 8 में से 5 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये 7 में से 4 गए तो 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास में ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो तीसरा सवाल। तीसरा हमारे पास क्या कहता है कि एक व्यक्ति, हम लोग इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, आप अगर इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हिंदी वाले तो हिंदी में पढ़ सकते हो, हम लोग मिक्स में चलते रहेंगे, कभी इंग्लिश कभी हिंदी। ठीक है, तो अब हमारे पास में एक और चीज है, ए मैन बाइज 10 आइडेंटिकल आर्टिकल फॉर ए टोटल ऑफ 15। मतलब कि ये बोलता है कि एक आदमी क्या करता है, 10 आर्टिकल खरीदता है 15 रुपए के अंदर में, और इफ ही सेल्स ईच ऑफ देम एट 1.7। ईच ऑफ देम मतलब कि हमारे पास में 10 आर्टिकल खरीदा तो 10 ही बेचा, 10 बेचा 1.7 ईच के अंदर में, इसका मतलब हमारे पास टोटल 17 रुपए उसके पास आए। तो मतलब 15 रुपए की चीज को उसने 17 रुपए में बेचा। ये 17 कहां से आया समझ गए ना, सारे आर्टिकल बेच दिए, एक का ना 1.7 में, तो 10 बेचे तो 17 आ गया हमारे पास में। तो 15 रुपए की चीज को 17 में बेचा, मतलब +2 करके बेचा, मतलब 15 पे 2 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 2/15 का हमारे पास में परसेंटेज आ गया कि कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, 2/15 × 100। तो ये हमारे पास में हो गया। अगर इसको काटे तो भी काट सकते हो, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली ये कर सकते हो कि 15 इंटू ये हो गया 15 और पीछे बचा 3, और ये हमारे पास में हो गया सॉरी 5, और ये 15 बता रहे तो 13.33। तो ये हमारे पास में बहुत आसान चीज हो गया, इतने परसेंटेज हमारे पास में प्रॉफिट हो गया है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या रहेगा, रानी एंड आद्या वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश ए टास्क इन 12 डेज एंड 16 आवर्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सवाल जो आया था ना, ये एग्जैक्टली इसी तरह से आया था, और ये सवाल गलत था। ठीक है, ये सवाल गलत था मतलब उसमें कि एग्जाम के पेपर में ही गलत था कि ये यहाँ पे देखो, यहाँ तो डेज लिखा था और यहाँ आवर्स लिखा था। दोनों जगह या तो आवर्स होने चाहिए थे या दोनों जगह डेज होने चाहिए थे। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए ना वो डेज में दिए हैं, इसका मतलब ये आवर्स है ना गलत टाइप किया हुआ है, हमसे नहीं, एग्जाम में ही गलत टाइप किया है, तो हम लोगों ने भी गलत करके दिया है ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पे गलत है ना, एग्जाम में टाइप था।
ठीक है, तो यहाँ पे डेज होना चाहिए था, तो ये करेक्ट था, तो सबको बोनस मिला था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डेज आएगा। अब चलते हैं दोनों, तो रानी एंड आद्या, देखो क्वेश्चन गलत नहीं है, ऐसा नहीं 16 आर में भी आंसर आना चाहिए, लेकिन फिर ये आंसर नहीं आएंगे, ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। बाकी ऐसा एक सवाल में कोई गलती नहीं होती है, ऑप्शन फिर उस हिसाब से बनाए कि यहाँ डेज आए। ठीक है, तो ये है, तो हमारे पास में क्या है कि हमारे पास एक तो रानी है और एक आद्या है। तो रानी एंड आद्या वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश अ टास्क इन 12 डेज। तो ये हमारे पास में क्या होता है कि अगर ये रानी, ये तो ये 12 डेज के अंदर में, और ये है ना 16 डेज के अंदर में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, दे वर्क इन स्ट्रेचेस ऑफ 1 डे अल्टरनेटिवली, इफ रानी स्टार्ट वर्किंग फर्स्ट देन द टास्क विल बी कंप्लीटेड इन। मतलब ये बोलता है कि रानी और आद्या है, ये 1 by 1, पहले रानी फिर उसके बाद आद्या, फिर रानी फिर आद्या, ऐसे काम करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 48, 48, 48, ये हो गया। अब देखो, पहले दिन रानी काम करेगी, दूसरे दिन आद्या काम करेगी, क्योंकि रानी से स्टार्ट करना है। तो 4 काम पहले दिन हुआ और दूसरे दिन 3 काम हुआ, मतलब 2 दिन के अंदर में 7 काम हुआ, फिर अगेन 4, फिर अगेन 3, फिर अगेन 4, फिर अगेन 3, मतलब कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 7 काम हो रहा है। ठीक है, 2 दिन में 7, हमारे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल 48 वर्क है। तो हम लोग देखो 7 को 7 से मल्टीप्लाई तो करके तो ज्यादा हो जाएगा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 42 काम करने के लिए हमारे पास में ये भी 6 गुना टाइम लगेगा, तो मतलब 12 दिन लगेंगे। तो 12 दिन के अंदर 42 काम हो गया। लेकिन अब 12 दिन जब खत्म होगी तो अगेन बारी आएगी रानी की, क्योंकि 2-2 दिन के जोड़े मिले थे, अगेन रानी की बारी आएगी। तो 13 दिन जब खत्म होगा तो ये 4 काम और हो जाएगा, प्लस 4 और हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा ना, ये तो मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये प्लस 4 ये वाला काम हो जाएगा, तो ये हमारे पास होगा 46 काम। तो 13 दिन में 46 काम हो गया। अब हमारे पास 2 काम पेंडिंग है, लेकिन आद्या तो क्या कर सकती है, एक दिन में 3 काम कर सकती है। तो हमारे पास में कितना हो गया, 13 दिन तो ये लगा जो है ही, फिर ये 2 जो काम करना है, ठीक है, 2 काम करना है, लेकिन पूरे दिन में 3 काम करते हैं, तो ये कितने दिन में खत्म कर सकते हैं, 2/3 दिन के अंदर में। 2 काम पेंडिंग है और टोटल हमारे पास में कितना वर्क कर सकते हैं एक दिन में, 3, तो 13 से ही 2/3, तो ये हो गया 13 से ही 2/3। ठीक है, चलो अब हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पांचवा सवाल क्या है, मान लीजिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, तो बी पर क्या है, समकोण है, ध्यान रखना बी पर समकोण है। तो एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें क्या है कि ये बी है, ये ए है, ये सी है, और बी पे क्या है 90 डिग्री है। यदि tan ए इतना है तो sin ए cos सी प्लस cos ए sin सी, cos ए sin सी, और ये हमारे पास में दोनों की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इजी सवाल है, एकदम हलवा सवाल है। नॉर्मली पीपल अगर एकदम इस बेसिक लेवल पे सोचेंगे, फिर ये इसकी वैल्यू निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, फिर थीटा निकाल के यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, फिर ये यहाँ पुट करेंगे, तो इतना तो कभी करना ही नहीं है जिंदगी में, नहीं करना ये सब। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, अगर ये 90 है तो मुझे बताओ कि ये दोनों मिला के भी 90 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास में ये चीज क्या हो गई, हमारे पास में ये चीज हमारे पास हो गई कि ये ए, ये सी, ये बी, तो हमारे पास हो गया कि ए प्लस, तो ये हमारे पास हो गया ए प्लस सी जो है वो भी 90 रहेगा। अगर ये 90 है तो ये दोनों मिला के भी 90 रहेंगे, तो ए प्लस सी 90 है। अब मुझे एक बात बताओ, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये किसका फॉर्मूला है, ये है साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला है। ठीक है ना, साइन ए प्लस सी का, और ये कितना है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये है कॉस ए प्लस बी का, ध्यान रखना, ए प्लस सी का, सॉरी ए प्लस सी का। क्यों, क्योंकि जब माइनस आता है ना तो यहाँ पे प्लस होता है कॉस के अंदर में, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास चीज हो गई, तो ए प्लस सी कितना है 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है, तो बस हो गया, ये तो 1 हो गई। तो ये हमारे पास में आंसर हो गया। ये देखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे एग्जाम में नहीं देखना है, मैं आपको सब करके बता रहा हूँ। एग्जाम में तो क्या है, सीधा देखा कि बी 90 है तो ए प्लस सी है, तो ये तो वर्बली हो गया, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास में, ये हमारा 1 आ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में आता है छठा, क्या आ गया कि 2000 पर इतने रुपए के वार्षिक ब्याज दर पर 14 फरवरी 2023 से 18 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करो। तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ऑन द 2000 एट 6.5% पर एनम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ द 14 फरवरी टू 28 अप्रैल। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर में बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो है कि आप इसके अंदर में डिविजिबिलिटी देख सकते हो। क्या डिविजिबिलिटी देख सकते हो कि मुझे बताओ कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी डिवाइड बाई 100, यही होता है ना पी आर टी डिवाइड बाई 100। तो आर कितना है 6.5%, तो आर की वैल्यू कितनी है 6.5%, तो ये 6.5 मतलब कि 65 बोल रहे हो, ये 13 का मल्टीपल है ना, 13 का मल्टीपल मतलब कि 1.3 मान लो या 13 मान लो, पॉइंट हटा सकते हैं, 13 का मल्टीपल है। तो जो भी आंसर रहेगा, देखो डिवाइड में 100 है तो ये तो कटने से रहा, कहीं 13 13 कहाँ से कटेगा, डेज के अंदर में ये चीजें हैं, ये यहाँ से भी नहीं कटने वाला है। थोड़ा हम लोग दूसरे मेथड से और सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नहीं कटेगा ये। तो 13 का मल्टीपल आंसर है, तो ये हमारे पास 26 आंसर हो गया। तो एग्जाम में क्या करना है, सीधे 6.5 देखा, 13 का मल्टीपल है, मतलब 13 इंटू 5 कितना होता है 65 ही होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीज होगी। एक सेकेंड,
हाँ, तो उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्या सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में ये इन डेप्थ अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो हम लोग को क्या करना है, 14 फरवरी से लगाकर 28 अप्रैल तक हम लोग को ना दिन गिनने हैं। तो मुझे बताओ 14 फरवरी, फरवरी 2023 के अंदर में कितने दिन होते हैं, 28 डेज होते हैं। तो हमारे पास पेंडिंग कितने डेज पड़े, 14, 28 में से 14 गए थे, हमारे पास हो गया 14 दिन। उसके बाद में अब मार्च वाला महीना पूरा का पूरा पड़ा, तो मार्च के अंदर में 31 डेज होते हैं, और अप्रैल के अंदर में 28 अप्रैल तक लेना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि 14 फरवरी से 28 अप्रैल बोला है, तो या तो आप 14 फरवरी को लो या आप 28 अप्रैल को लो, दोनों दोनों दिन मत ले लेना, कभी भी दोनों दिन नहीं लिए जाते हैं। 14 फरवरी को अगर नहीं ले रहे हो, मतलब 15 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर 28 को लेना है, और 14 फरवरी को ले रहे हो तो फिर 27 तक लेना है, तो ऐसे होता है। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं लिए जाते हैं। तो ये हमारे पास में ये दिन हो गया, तो ये कितना हो गया, 8 और 1 9, 9 4 13, ये हो गया 3 और ये हो गया 7, 73 डेज हो गया। और वैसे हम लोग है ना नहीं भी देखेंगे ना तो ये 73 ही होगा। क्यों, अगर प्रैक्टिस की है ना अच्छी तो आपको पता रहेगा कि ये 365 का मल्टीपल है 73। ठीक है, मतलब 73 का मल्टीपल 365 होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 2000, ठीक है, इनटू पी इंटू आर, आर कितना है 6.5, आर इंटू टी, टी कितना है कि 73 डेज। लेकिन ध्यान रखो कि ये तो ईयर में है, मतलब हम लोग को तो ईयर में लिखना है ना कितना है, क्योंकि 6.5 तो पर एनम है ना, तो हम लोग का ईयर में लिखना है, तो 73 में 365 का डिवाइड कर दिया तो ये हमारा ईयर बन गया, डिवाइड बाई 100। 73 का 5 टाइम्स होता है 365, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में 5 को ये काटेंगे तो ये 1.3 हो गया, ठीक है, ये हो गया 1.3। उसके बाद में ये हो गया 3 दूना 26, ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 26। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल मेथड और दोनों बता दिया मैंने। आगे, लेट ए एंड बी टू प्लेयर्स हु आर प्लेइंग द गेम टू हिट द टारगेट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय ए एंड बी इज 2/3 एंड 3/4 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट, वन ऑफ देम। ध्यान रखना यहाँ पे एक वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट वो है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब एक ही हिट करना चाहिए। मतलब अगर आपको बोले कि आपके पापा और मम्मी दोनों में से एक थप्पड़ मारे और दोनों थप्पड़ मारे, तो आप क्या बोलोगे, मतलब आपकी जो चीज रहेगी यहाँ पे बोले एग्जैक्टली एक ही थप्पड़ मारे, एक जना ही थप्पड़ मारे, दोनों नहीं मारे। तो यहाँ पे वो वाली बात है कि आप मारेगा तो एक ही मारेगा। तो यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट, मतलब आपको ऐसा नहीं कि दोनों ही टारगेट हिट करवा दो, नहीं, यहाँ एग्जैक्टली वन, मतलब एक मारे तो दूसरा नहीं मारे, दूसरा मारे तो पहला नहीं मारे, तो ऐसा वाला चीज है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2/3 अगर हिट कर रहा है तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो मतलब अगर 2/3 हिट कर रहा है, मतलब ये अगर ए हिट कर रहा है तो ए की हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो बी को नहीं करना चाहिए। तो बी को अगर नहीं करना चाहिए उसी समय तो मल्टीप्लाई का निशान आएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 1/4, क्योंकि 3/4 तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, तो नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। उसके बाद में दूसरा हमारे पास में क्या हो सकता है कि भाई अगर ये हिट करे तो ये हिट करेगा तो गया 3/4, और तो ये नहीं करे तो ये अगर नहीं करेगा तो ये हमारे पास हो गया 1/3, मतलब ये करेगा तो ये नहीं करेगा, और ये करेगा तो ये नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, तो ये 4 3 12 तो हो गया नीचे, और ये हो गया 2 और 3 5, तो 5/12। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास हो गया इफ 10x प्लस वाई डॉट 10x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द 10x। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी अगर आपको डायरेक्ट याद रह रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रह रही है तो कोई बहुत बड़ा 30 मार्क खाने वाली चीज नहीं है, ये एकदम से देखते ही पता चल जाता है। 10a इंटू 10b जब 1 होता है ना, तो ये हमेशा और हमेशा ध्यान रखो कि a प्लस बी 90 डिग्री होता है। अब आपके बात आएगी भाई अगर ये याद नहीं है तो क्या हुआ, तो हल्का सा चीज है कि ये आया कहाँ से, बस इतना सा ध्यान रखो। कैसे पता चलेगा कि 10a बराबर हो जाता है 1/10b, ठीक है, और 1/10b क्या होता है, कॉट बी। तो आप सोचो कि भाई 10a और कॉट बी अगर दोनों चीज बराबर है, 10 और कॉट किस जगह पे बराबर रहते हैं, जब a बराबर b हो, जब a और b 45 डिग्री हो, तो मतलब हमारे पास में क्या हो गया कि a और a बराबर b हो, तो ये आप बोल सकते हो कि a बराबर b कहने का मतलब यही हो गया कि ये हमारे पास में 45 डिग्री, यहाँ पे बोल रहे हो कि a बराबर b बराबर 45 डिग्री, तब जाके हमारे पास में ये चीज बनती है। तो आप ये समझो कि ये जब हमारे पास में एक है ना, तो यहाँ पे इन दोनों को हमारे पास में जोड़ भी 90 डिग्री होना चाहिए, या फिर ये बोल सकते हो कि दोनों के दोनों हमारे पास में 45 डिग्री के एंगल के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो y से y तो कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर हो गया 90 डिग्री, तो x बराबर हो गया यहाँ पे 45 डिग्री। तो x की वैल्यू जब 45 आई तो tan 45 यहाँ पे सिर्फ रखना है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, खत्म हो गया ये तो चीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो गया कि ये चीज ध्यान रखना कि ये सवाल 2000 मतलब ये 18 तारीख की जो शिफ्ट आई ना, 18 तारीख का, ये सबसे प्रीमियम सवाल है, सबसे बेस्ट सवाल यही सवाल है जिसके अंदर में या तो बच्चे डूब गए इसके कारण, या तो सिलेक्शन रह गया और या फिर हो गया। मतलब कैसे, क्यों,
क्योंकि इसके कारण मतलब सिर्फ इसी सवाल का नंबर का दिक्कत नहीं है, लोग इसके अंदर इतना अटक के रह गए कि लोग आगे फिर बढ़ ही नहीं पाए, और जो जो इस सवाल के अंदर अटक के रह गया ना वो बर्बाद हो गया, ये मान के चल लीजिए, ठीक है। तो जो जो इसको स्किप करके चल गया तो वो तो आगे है, या फिर इसको अप्रोक्सीमेशन से कर लिया तो वो आगे पड़ेगा। तो ऐसे सवालों को एग्जाम में स्किप कर देना है पहले राउंड के अंदर में, कभी भी नहीं करना है पहले राउंड में, ठीक है। आगे चलो, सवाल क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज्ड टू 50,000 फ्रॉम 2016 टू 2018। तो बोल रहा है कि भाई 2016 एक है, एक 2018 है, तो 16 से 18 के अंदर में क्या हुआ कि भाई की इंक्रीज टू 50,000, तो मतलब जितनी भी पॉपुलेशन थी ये अब है ना 50,000 हो चुकी है, ठीक है, 2018 में, एट रेट ऑफ 6% पर एनम। तो ये क्या है, पर एनम कितने से बढ़ रहा है, 6% से, ध्यान रखना। एंड कंटिन्यू द सेम ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, नेक्स्ट 3 साल तक यही ट्रेंड चलता है। इफ मतलब 6% हर साल बढ़ता रहता है। इफ ए इज द पॉपुलेशन इन 2016, तो यहाँ पे 16 में जितनी भी पॉपुलेशन थी वो ए है। बी इज द पॉपुलेशन इन 2020, तो ध्यान रखना 2020 के अंदर में बी पॉपुलेशन है, ध्यान रखना। तो बोथ आर अप्रोक्सीमेटेड टू द नेक्स्ट पॉसिबल इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए। तो ये क्या कह रहा है समझो, ये बोल रहा है कि भाई कि 2016 में जो भी पॉपुलेशन थी 6% हर साल के हिसाब से बढ़ी और 2018 में 50,000 हो गई। अब बताओ कि भाई वो 2016 और 2020 में जो भी पॉपुलेशन होगी, अब आगे भी 6% से बढ़ रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चे देखो कैसे, पहले सबसे पहले समझते हैं गलती क्या करते हैं। गलती ये करते हैं कि ये समझते हैं कि यहाँ से 6% फिर अगेन 6% ऐसे करके बढ़ा, 2017 और 2019 यहाँ पे बीच बीच में आएंगे, तो यहाँ पे 2017 है और यहाँ पे 2019 है, ये मान लो, तो 6% से 2 बार बढ़ा, तो 6% और 6%, तो यहाँ पे 6% और 6% कितना हो गया, 12%। 6 और 6 का सक्सेसिव ले लो, कहने का मतलब ये हो गया। तो 6 और 6 12, 12 और 6 36, ये हो गया हमारे पास में 12.36। ये कहाँ से आया, ये होता है 6 और 6 का सक्सेसिव कैसे लेंगे, 6 + 6 और प्लस 6 × 6 डिवाइड बाई 100, ऐसे होता है ना। 6 और 6 12 और 6 6 36, तो ये हो गया 12.36। तो अब ये बात होती है कि भाई लोगों ने अगर ऐसे कर दिया ना कि 50,000 है ना, अगर ए निकालने बैठ गए तो वो क्या करेगा, 50,000 में डिवाइड बाई करेंगे, ये 12.36 तो इंक्रीज है, लेकिन 100% तो पहले रहा होगा, तो 12.16 इसके अंदर में जोड़ेंगे तो 112.36 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर में, तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी। अब इसका डिवाइड करना मतलब बर्बाद होना, ये चीज आप समझ जाओ। तो एक तो ये चीज यहाँ पे आके, उसके बाद लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक फिर से अगेन वो 12.36 बढ़ेगा, क्योंकि 6% और 6% तो 12.36, तो 50,000 को क्या करेगा, आगे आगे मतलब ये निकालना है तो इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 112.36 से। तो अगर ये ऐसे करके कोई कर रहा है तो फिर वो बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में बर्बाद होने के तरीके हैं, ठीक है। और जिस इसको मतलब एक और तरीका भी है, अगर आपको इस तरीके से भी जाना है तो आप ये मान सकते हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीका कि ए से बी का हम लोग को देखना है। ए से बी का अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कुछ लोग ये भी करेंगे कि 6%, 6%, 6%, 6%, 4 बार सक्सेसिव है, तो यहाँ पे ए निकालने के बाद में ए से 4 बार सक्सेसिव जितना भी परसेंटेज होता है तो उसका सीधा परसेंटेज निकाल देंगे, मतलब 6 का 4 बार सक्सेसिव, वो भी निकालना बहुत टफ है। तो कहने का मतलब ये ऐसे चीज है ना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी, तो यहाँ आता है आपका अप्रोक्सीमेशन। अब एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि अप्रोक्सीमेशन में भी ऐसा है कि ये तो बहुत दूर है, लेकिन बाकी चीजें बहुत पास पास है, तो थोड़ा सेफर खेलना। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपका एकदम आंसर आपको डायरेक्टली हलवा है तो एकदम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी अच्छे से करना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट कर दो और आंसर चेंज ही हो जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज समझो कि ये हमारे पास में क्या आ रहा है कि 12.36% आ रहा है, 12.36%। क्या आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है, नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन क्या आपको इसके आसपास वाले की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, हाँ पता है, वो है 12.5%। तो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। तो 1/8 मतलब कि यहां से यहां तक 2016 से लगाकर 2018 तक कितना बड़ा है कि 12.5%, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, इतना बड़ा है, मतलब कि 8 की वैल्यू 9 हो चुकी है, 8 में 1 बढ़ चुका है, मतलब 9 हो चुकी है, इतना समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट से इस सवाल को करने का स्टार्ट करते हैं। तो 2016 है और 2018 है और 2020 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 12.5% को हम लोगों ने लगभग में ले लिया है, 1 पॉइंट मतलब 12.36 को लगभग ले लिया है, 12.36% को लगभग ले लिया 12.5 और इसको ले लिया 1/8। तो मतलब कि 8 की चीज 9 हो चुकी है, इतना समझ में आया। यहाँ से 8 की चीज कितनी हो चुकी है, 9 हो चुकी है, और 9 की वैल्यू ही हम लोग को 50,000 दे रखी है, इतनी चीज आपको समझ में आती है। एक और चीज भी कर सकते हो, या फिर आप एक चीज और कर सकते हैं कि जब 2016 से 2018 तक में मतलब 2 साल में, 2 साल है ना, 2 साल यहाँ से भी 2 साल है,
तो मतलब 2 साल के अंदर में ये 8 की चीज 9 हुई, तो मुझे बताओ 4 साल के अंदर में कितनी होगी। तो जब 2 साल के अंदर में 8 की चीज 9 हुई, तो 2 साल के अंदर में 8 स्क्वायर की चीज 9 स्क्वायर हो जाएगी। यही होता है कि ना, यही होता है ना, मतलब कि हमारे पास में मान लो x कोई संख्या है, 2 साल के अंदर में वो 9/8 हुई। तो अगेन ये तो अभी हमारे पास में 2018 की जनसंख्या आ गई, उसके बाद 2020 के निकालने के लिए अगेन 9/8 करोगे, तो ये 9 स्क्वायर/8 स्क्वायर हो गया ना। इस तरह से होता है, मैं आपको समझाते हुए भी चल रहा हूँ क्यों हुआ कैसे हुआ, तो इस तरह से मान सकते हो। तो मतलब कि 64 की वैल्यू 81 हो चुकी है, इतना आपको समझ में आ गया। 64 की वैल्यू 81 हो चुकी है। अब आपको एक और चीज है कि भाई कि आपका 4 साल के अंदर में 64 की वैल्यू 64 की वैल्यू 81 हो चुकी है, 4 साल के अंदर में 64 की वैल्यू 81 हो चुकी है। लेकिन एक और चीज आपको पता है कि जब 2016 से 2018 को अगर कंपेयर करो तो 8 की चीज 9 होती है, इसका मतलब 64 की चीज कितनी होती है। तो मतलब 8 अगर 8 गुना है, 8 अगर 8 गुना है मतलब कि 8 की चीज 9 होती है, तो 64 कितना होगा, 8 8 8 गुना हो रहा है, तो 9 8 गुना हो, 9 हमारे पास में 9 भी 8 गुना होकर 72 हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास में 64 की चीज 8:9, ये रेशियो ध्यान रखना। तो 8:9 अगर हम लोग बोल देते हैं कि ये ग्रोथ कितनी है, 8:9 की ग्रोथ है। तो अगर ये 8 की वैल्यू 64 है तो 9 की वैल्यू 72 होगी। तो ये आप मेन मोटा मोटा हमारे पास में क्या चीज रहा, मोटा 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 ये चीज रहा कि 2 साल के अंदर में जो भी ग्रोथ हो रही है वो 8:9 के अंदर में हो रही है। तो ये भी देखो आपस में 8:9 में है, 8 8 64 8 9 72, ये भी आपस में 8:9 है क्योंकि 2 साल का है। ये 9 से काटोगे तो 9 9 81 और 8 9 72, तो ये भी 8:9 है। समझ में आ गया। और ये दोनों 8 स्क्वायर रेशियो 9 स्क्वायर में है। तो मैं आपको पूरी चीज समझा दिया हूँ कि ये कैसे कैसे क्या आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो हमारे पास में 64 की चीज 72 हो गई और 72 की चीज 81 हो गई 2 साल नेक्स्ट के अंदर में, और दोनों अगर यहाँ से हम मिलाए तो 8 स्क्वायर की चीज 9 स्क्वायर हो गई। ये तीनों चीजें मैंने समझा दी है। अब सोचो कि 72 की वैल्यू हम लोग को 50,000 दे रखी है, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है कि भाई 2020 और 2016 की जनसंख्या में अंतर निकालना। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 17 का। तो 64 और 81 और 64 का अंतर कितना है, 16 और 1 17, 17 का अंतर है। मतलब 72 50,000 की वैल्यू है। तो हमारे पास में कितना हो गया, 50,000 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 17, 50,000 डिवाइड बाई 72 इंटू 17, यही निकालना है। 17 पंजे 85, तो ये हो गया 85। और आगे जितने भी जीरो है हम लोग को कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। 85,000 डिवाइड बाई 72, तो ये हमारे पास में कितना आ गया, ये हमारे पास हो गया 1। तो 72 एक 72 और 72, तो ये हो गया। और उसके बाद में हमारे पास में चीज हो गई 8 और 5 13 बचा, और 13 130, तो ये हमारे पास हो गया 1 1। तो 1 1 हमारे पास में चीज बचा है। तो हमारे पास में क्या हो गया, 1 1 करके जो भी आंसर ऑप्शन में रहेगा तो वो हमारे पास आंसर रहेगा। तो ये हमारे पास में आंसर रहेगा। अब ये तो मैंने ऐसे आपको बताया था कि ये बहुत ऑप्शन दूर है, तो ये हमारे पास में ये आंसर रह गया। अब आपको किसी के मन में आ सकता है कि सर यहाँ तो हम लोग डिजिटल सम लगा लेंगे, डिजिटल सम लगा लेंगे। ऐसे अगर किसी के मन में आता है, कि जो बिगिनर होते हैं उनके मन में आता है, तो डिजिटल सम भाई अप्रोक्सीमेशन में नहीं लगता है। एक चीज और ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम नहीं लगता है। आप इसको डिजिटल सम से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अप्रोक्सीमेशन में नहीं लगता। अगर आप थोड़ा भी अप्रोक्सीमेशन बीच में यूज कर ले तो फिर आप डिजिटल सम नहीं लगा पाओगे। जब तक आप एग्जैक्ट चलते रहोगे तब तक आप लगाते रहोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चीजें है ना, ये अप्रोक्सीमेशन में दे रखी है। क्यों? क्योंकि ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि संभावित पूर्णांकों के सन्निकट कर दिए गए हैं, अप्रोक्सीमेटेड टू द नेक्स्ट पॉसिबल इंटीजर। तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेशन आंसर भी अप्रोक्सीमेटेड है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर जवाब देना अगर आपको समझ में आया है, और अगर आपको पसंद आया है तो भी कमेंट में बताना। चलिए, बाय बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। ये क्या लिखा है, 75 का 60%। एक चीज आपको मैं बताया था कि ए का बी परसेंट बोलो या फिर बी का ए परसेंट बोलो, दोनों बात एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 75 का 60% बोलो या 60 का 75% बोलो, बात वही है। तो 60 का 75% निकालना इजी होता है ना। 60 का 75% कितना हो गया, 40, हमारे पास 45 हो गया, ठीक है, 45। तो और ये हमारा 25 के 1/5 मतलब 5, तो ये कितना ज्यादा है, ये 40 ज्यादा है। खत्म हो गया। तो सवाल चालू होने से पहले ही खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारे पास में कैसे, 75 इंटू 60 डिवाइड बाई 100, ये कर सकते हो। या फिर ये भी कर सकते हो 75 डिवाइड बाई 100 इंटू 60। तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन है इस चीज का, दोनों बात तो वही है ना। तो ये वाली चीज है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में चीज आती है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। मतलब कि हम लोग को मीडियन ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखिए, क्योंकि ये रेंज दे रखी है तो इसका मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F
इंटू एच, ये हमारे पास में मीडियन का माध्यिका का फॉर्मूला होता है। अब माध्यिका निकलती कैसे है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना रहता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना रहता है। जैसे कि हम लोग के पास में रेंज दे रखी है, तो पहले मैं आपको ये सिखा देता हूँ, 0 5 5 10 10 15 15 20 और 20 20 25 25 30 और ये हमारे पास में 30 35 30 35, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में रहता है 3 5 4 3 5 4 2 7 6 5 7 6 5, ये हमारे पास में चीज है। लेकिन अब हम लोग को क्या निकालना है, सी एफ निकालना है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ये 3 का 3 ही रहेगा, 5 में 3 जुड़ेगा तो 8 आएगा, 8 में 4 जुड़ेगा तो 12 आएगा, 12 में 2 जुड़ेगा तो आ गया 14, ये हो गया हमारा 21, ये हो गया 27, ये हो गया 32, ठीक है। ये हमारे पास में टोटल सम है, अगर इन सबको जोड़ोगे तो भी टोटल सम ये रहेगा। तो हमारे पास मीडियन बराबर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एल, एल हम लोग को मतलब कि हमारे पास लोअर लिमिट, लेकिन ये किसकी लेनी है वो थोड़ा रुकते हैं, पहले n/2 देखते हैं। n/2 मतलब 32 का आधा मतलब 16, 16 तो n/2 लिख देते हैं, 16 माइनस सी एफ, ये जो रहता है वो हमारा n/2 है, या फिर टोटल भी बोल सकते हो, माइनस सी एफ। सी एफ क्या रहता है कि n/2 से जस्ट छोटा, मतलब कि 16 से जस्ट छोटा इसमें कौन सा है, तो वो है 14, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सी एफ अपॉन एफ। एफ क्या रहता है कि जिस जो हमारे पास में सी एफ जहां पे सेलेक्ट किए ना, तो उसके जस्ट आगे वाले की ये फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना कि मतलब जो भी आधा आया उसके आगे वाला जो है मतलब 21 है, उसके साथ में जो फ्रीक्वेंसी है, दो मत ले लेना, साथ लेना है, ध्यान रखिएगा साथ। इंटू एच कितना है, एच है इन दोनों का गैप, गैप कितना है 5 का गैप है, ठीक है। गैप कितना है 5 का गैप है। उसके बाद ये तो चीज होगी, प्लस एल क्या होता है, एल होता है लोअर लिमिट जो भी आपका इसका है, ये हमारे पास में ये जो होती है ना जिसमें एफ लेते हैं उसी में एल लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया 20, 20 इज द लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास में चीज आ गई। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन हमारे पास में हमको, अगर ये हमारे पास में, ये हमारे पास में जो है ना माध्यिका के लिए हमारी रेंज सेलेक्ट हुई है, तो हमारा आंसर हमेशा 20 और 25 के बीच में ही रहेगा। जो हमारा आंसर रहेगा वो 20 और 25 के बीच में ही रहेगा। अगर ऑप्शन में 20 और 25 के बीच में सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो हमेशा हम लोग डायरेक्ट टिक कर देना है, हम लोग को फिर कैलकुलेट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि तीन ऑप्शन जो है वो 20 और 25 के बीच में है, तो आपको क्या करना है, तीन ऑप्शन अगर 20 25 के बीच में है तो फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो आपकी चीज हो गई। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि ये चीज इसको हम सॉल्व करते हैं, 20 प्लस ये हो गया 2 5 2 10, 10/7। अब देखो 1/7 कितना होता है, 14.28% होता है ना, तो उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि भाई ये हमारा 20 प्लस 1.428, ये हमारे पास में चीज होगी। तो ये हो गया 21.428, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्या है, मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करते हुए, मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करते हुए निम्नलिखित डेटा के बहुलक का परिकलन कीजिए यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला। इस मूलानुपाती ये है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना मूलानुपाती, इसकी जगह पे हिंदी में एग्जाम में कुछ और आया था, वो आया था अनुभवजन्य, हिंदी में अनुभवजन्य ऐसा करके लिखा आया था, अनुभवजन्य। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये हुई थी कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि अनुभवजन्य क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हैं ये, और इंग्लिश में लिखा था इंपेरिकल फॉर्मूला। कुछ कुछ लोगों को ये भी समझ नहीं आया कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, फिर भी ये तो फिर भी समझ में आ गया, लेकिन अनुभवजन्य का इसको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र, अनुभवजन्य ऐसे करके जब भी आपको हिंदी में कुछ वर्ड्स में दिक्कत होती है ना, तो आप इंग्लिश में स्विच कर लिया करें, एग्जाम में ये चीज का ध्यान रखना। तो मूलानुपाती सूत्र का लोग है ना डायरेक्ट करके आ गए थे और फिर गलत हो गया। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करते हुए निम्नलिखित डेटा के बहुलक ज्ञात करो, मतलब कि हम लोग को क्या निकालना है, मॉड निकालना है। मॉड, मॉड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। लोग क्या करके आ गए कि सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हुआ, सबसे ज्यादा बार यहाँ पे लगा 24 24 24, वैसे ऑप्शन में 24 नहीं था, लेकिन अगर होता तो सब लोग 24 क्लिक करके आ जाते हैं, और वो गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग को उससे डायरेक्ट निकालने नहीं बोला, हम लोग को बोला फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास में मॉड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है। तो और यहाँ पे ये बोल सकते हैं बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य का, 3 इंटू माध्य का माइनस माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक में थोड़ा सा आपको हिंट दे सकता हूँ। ट्रिक का मैंने जैसे याद किया था, ये आधे आधे जो लेटर ने उसको थोड़ी देर भूल जाओ। तो यहाँ पे क्या है, माँ ई का 3 लेटर है तो 3 आगे आएगा, माँ य 2 लेटर है तो 2 आगे आएगा, ऐसा करके सोच सकते हो, ठीक है। तो ये बोल दो, तो ये हमारे पास में बहुलक है। ये थोड़ा सा ट्रिक हो सकता है आपके लिए, कभी कभी क्या होता है माध्य इधर था माध्य इधर था, इतना कंफ्यूजन था, तो बड़ा वाला जो वर्ड है उसके आगे 3 आएगा, छोटा वाला वर्ड है उसके आगे 2 आएगा, ऐसा भी याद कर सकते हो, और सबसे बड़ा वाला आगे आएगा।
तो ये ऐसे करके आप सोच सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आप इसको क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर में जमाओ। असेंडिंग ऑर्डर में जमाने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो नीचे 16 है, 16 लिख दिया। उसके बाद में हमारे पास 17, 16 17, उसके बाद में 18, तो 16 17 18। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, 20 20, 16 17 18, ये 20 हो गया। फिर 21, ये 18 हो चुका था, 16 हो चुका था, तो 21 हो गया। फिर 22, ये भी हो गया 22। उसके बाद में हमारे पास में होता है 24 24 24, 3 बार 24 24 24। फिर उसके बाद में 24 24 24, उसके बाद में आता है 25 25 28, तो आता है 25 25 28। एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में वापस गिन जरूर लेना कि हम लोगों ने कहीं एक चीज कम तो नहीं लिख दी है। ये हो गया। अब हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब भी इवन नंबर होते हैं ना, तो उस हमेशा माध्य का क्या होता है, एकदम सेंटर में जो वैल्यू है। लेकिन जब इवन नंबर होता है तो उनके सेंटर में कुछ नहीं होता, क्योंकि 6 इधर से हटाओगे और 6 इधर से हटाओगे तो बीच में तो कुछ बचेगा ही नहीं। ऑड होता है तो एकदम सेंटर में एक वैल्यू बच जाती है। तो जब इवन होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 5 इधर से हटाते हैं और 5 ही इधर से हटाते हैं, और 5 ही इधर से हटाते हैं, और बीच में जो ये दो वैल्यू बची ना, इन दोनों के भी बीच वाला ले लेते हैं, मतलब इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। तो 22 प्लस 24 का एवरेज कितना होता है, वो 23 होता है। वैसे ये सब करना नहीं है एग्जाम में, ध्यान रखना, डायरेक्ट दिख रहा है ना 23 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में 23, हमारे पास में क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई माध्यिका की, मीन की, मतलब मीडियन की। तो ये हमारे पास में मॉड बराबर 3 इंटू 23 माइनस 2 इंटू मीन। अब 2 इंटू मीन निकालने के लिए, मीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद में इसका मीन निकालना पड़ेगा। और सबको जोड़ने के अलावा भी आपके पास में तरीका है, आप क्या कर सकते हो कि 16 17 18, ये तीनों एकदम कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो मुझे बताओ 16 17 18 का मीन क्या है, 17 है, एकदम बीच वाला, क्योंकि तीनों कॉन्जिक्यूटिव है, एकदम सेंटर वाला। फिर 20 21 22, इन तीनों का मीन क्या है, 21 है। फिर उसके बाद में चॉइस चॉइस चॉइस, इन चॉइस 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 का मीन क्या है, चॉइस ही है, चॉइस ही है ना, चॉइस 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 का मीन कितना है, चॉइस ही है। अब मुझे बताओ, उसके बाद में हमारे पास में और क्या बचता है, चॉइस 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 का मीन चॉइस हो गया। फिर 25 25 28 है। इन तीनों का ध्यान रखना, जोड़े बना रहे हो, तीन तीन के बना रहे हो, तो यहाँ पे भी मैं तीन तीन के ही सब जगह बना रहा हूँ, तो तीन तीन का कोई फर्क भी पड़ेगा नहीं। फिर 25 25 28, तो एक काम करता हूँ, 28 के अंदर में क्या हो गया, ये तीन एक्स्ट्रा बचे हुए ना, तो तीन तीन को सब में एक एक बांट देता हूँ तीनों के अंदर में। तो फिर 26 26 26 हो गया। तो 17 21 24 26, बस इतना ही हम लोग को जोड़ना है। ठीक है, हम लोग है ना, फिर वो हटा दिया, एवरेज ले लिया हमने तीन तीन डिजिट का। 6 और 4 10, 11 और 7 18, 18 का 8 असल का 1, 2 2 4 2 6 और 7 और 1 8, तो 88 88 हो गया। उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो चार ही संख्याएं हैं, फिर हम लोग को इतना ये सब लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार ही संख्या है, सब एवरेज एवरेज ले रखा है। तो ये हमारे पास हो गया 22। तो 22 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, तो 2 इंटू 22। ठीक है, 22, तो ये हमारे पास हो गया 69 माइनस, ये हो गया 22 दूना 44, तो ये हो गया 9 4 ये हो गया 25। तो ये हमारा 25 हमारा आंसर हो गया। समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। बाकी जोड़ के आप है ना, इतने जितने डिजिट थे ना, उन सबका डिवाइड भी करके माध्य निकाल सकते हो, लेकिन इतना लंबा नहीं करना है, हमेशा दिमाग को ओपन रखना है, क्या कर सकते हैं हम लोग आगे। ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, on the occasion of Republic Day, a retail store offers a scheme where customer can avail a discount of 26% on their total purchase. If Manish buys item worth to इतना, how much money will he save through the scheme discount? बस कुछ नहीं, इतने का सामान खरीद रहा है वो, तो उसको 26% डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट बस कुछ नहीं है, 2050 का 26%, हलवा है तो 2050 का 26%, ये कितना होगा, जीरो जीरो हटा दिया, ये हो गया 20.5 इंटू 26, या फिर आप 13 का मल्टीपल भी देख सकते हो, 26 13 का मल्टीपल है, डिजिटल सम भी लगा सकते हो, हजार चीज कर सकते हो मल्टीप्लाई करने के अलावा। नहीं तो आप एक और चीज, मैं कैलकुलेशन के लिए दूसरी चीज और बताता हूँ, जैसे 25.5 दिखे ना, आप इसको इजी करने के लिए, क्योंकि आपको 26 का पहाड़ा नहीं आता होगा, टेबल नहीं आती होगी, और उसके बाद में आपको हार्ड भी पड़ेगा, तो आपको एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, यूनिट डिजिट भी आप लगा नहीं पाओगे, कुछ 6 5 30 तो जीरो हो रहा है, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो ट्रिक क्या होती है कि इसका दो निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 दूना 40 41 हो जाएगा ये, और फिर ये इधर में 13 बचा, तो अब हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 13 है, 3 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया 533। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन को चलते स्टेप के अंदर में चीजें चेंज करते सकते हो। तो ये हमारी चीज हो गई। अब चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे, ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब इन ए सर्कल विद द सेंटर ओ। तो एक सेंटर ओ के साथ में हमारे पास में एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है जो इंस्क्राइब इन ए सर्कल, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर में क्या हुआ, एक स्क्वायर इन ए सर्कल, इफ ए बी
इज 21 सेंटीमीटर, BC इज 20 एंड AC इज 29। अब सोचो 20, 21 और 29 ये क्या है, ये ट्रिपलेट है, ध्यान रखना। 20, 29 और यहाँ पे 21, ये हमेशा ट्रिपलेट होते हैं और यहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है। और आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री वाला ये हमारा ट्राइंगल ये अगर इस सर्कल के अंदर में है, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो ये इस तरह से एक सर्कल के अंदर में 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, तो मुझे बताओ कि जब सरकमफ्रेंस के ऊपर में कोई चीज 90 डिग्री बनाती है, तो ये जो साइड होती है ना, ये हमेशा सेंटर से पास होती है, मतलब ये कॉर्ड, मतलब ये डायामीटर होती है। तो ये वाली जो लाइन ना वो डायामीटर बन चुकी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये लाइन क्या है, ये डायामीटर है, ये व्यास है। ठीक है, तो ये व्यास है, इसलिए व्यास ही तो सरकमफ्रेंस मतलब परिधि के ऊपर में 90 डिग्री बनाती है, बाकी कौन सी बनाती है, तो डायामीटर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बोला कि भाई ट्राइंगल के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताओ, मतलब कि ट्राइंगल की सरकम रेडियस बतानी है हम लोग को। और मुझे एक बात बताओ कि जब किसी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जब कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो उसकी सरकम रेडियस क्या होती है, हाइपोटेनस की आधी होती है। समझ में आ गया, हाइपोटेनस की आधी होती है। या फिर ये भी बोल सकते हो कि सरकम रेडियस का मतलब यही हुआ ना, ये आर और ये आर, यही तो बात होगी, ये डायमीटर। तो सरकम मतलब उसके हाइपोटेनस की आधी, मतलब हाइपोटेनस यही है 29, तो 29 का आधा हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारा सरकम रेडियस हो गया। वैसे सरकम रेडियस को कैपिटल आर से लिखते हैं, तो कैपिटल आर लिख देते हैं, थोड़ा ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, h/2 होती है। तो यहाँ पे हो गया 29 डिवाइड बाई 2 बराबर हो गया 14.5। ये मैं इतना लिख क्यों रहा हूँ पता है, मैं आपको सीट दूंगा ना, तो आपके पास में एक सॉल्यूशन रहेगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी ज्वाइन कर लो, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको सब चीजें पसंद आ रही है ना, तो आप क्या करो ना कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर नहीं किया है तो जरूर करना। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ ये पूरा डाटा, तो हमारा क्या वैल्यू होगा, तो 4 का क्यूब कितना होगा, ये हो गया 64, ये 0 का तो कोई सेंस नहीं है यहाँ पे देने का। 11 का स्क्वायर हो गया 11, 11 121, ये हो गया -8, ये हो गया 742। ठीक है, तो ये हमारे पास में 64 और 4 और 1 5, 5 और 6 7, 7 और ये हो गया 9 यूनिट डिजिट आएगा वैसे तो, 4 5 6 7, तो ये हो गया 7, और ये हो गया हमारे पास में 4 5 6 और 6 12, 7 8 और 4 12, 12 का 2 फसल का 1, 1 और 1 2, 227 - 9, तो ये हमारे पास हो गया 219, 219 सही है ना। 4 और 1 5 6 7, 7 और 9 नहीं सॉरी 8 है ना, यहाँ मैं भी सोचा ये कैसे हो गया, 219, तो 219 हमारे पास में ये आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है, किसी धनराशि को 3 दोस्त पी क्यू आर के बीच में इतने के रेशियो के अंदर में बांटना है। पी को आर से 1500 रुपए अधिक मिलते हैं। अब सोचो पी को आर से, मतलब पी क्यू आर है ना, तो पी को आर से 1500 रुपए अधिक मिलते हैं, पी को आर से 1500 रुपए अधिक मिलते हैं, तो क्यू का हिस्सा कितना है। बस 5 और में से 4 गया तो ये हो गया 1, तो 1 की वैल्यू अगर 1500 है, 1 की वैल्यू अगर 1500 है, क्यू का हिस्सा कितना है, क्यू मतलब 3, 3 का तो मतलब इसका 3 गुना कर दो, तो 3 की वैल्यू क्या हो गया 15 45, 4500। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। बहुत ही हल्का सवाल है, तो समझ गए ना, पी को आर से 1500 रुपए अधिक मिलते थे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस, तो 1 की वैल्यू 1500, तो 3 की वैल्यू क्या हो गई 4500। खत्म, सवाल तो चालू होने से पहले खत्म हो गया। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर इज, तो अब देखो इसके अंदर में डिस्क्रिपेंसी क्या थी कि वैसे इवन नंबर क्या होता है ना, कि ऐसे इवन नंबर बोलने से नहीं होता है, नेचुरल नंबर ऐसे बोलना होता है, नेचुरल इवन नंबर ऐसे करके बोलना होता है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होता है कि प्रथम द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91, तो इसके अंदर में कुछ लोग डाले थे कि इसको चैलेंज करेंगे, तो चैलेंज कुछ लोग कर किए थे, पर पता नहीं क्या हुआ। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर इज, प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट इवन नंबर जितने भी होते हैं जो यहाँ पे इवन नंबर, तो इवन नंबर का जो रहता है वो होता है n+1 फॉर्मूला इवन नंबर का एवरेज। ठीक है, फर्स्ट से अगर स्टार्ट से स्टार्ट कर रहा है तो n+1, और जो ऑड नंबर रहता है, ऑड नंबर जो रहता है उनका रहता है n। ठीक है, मतलब कि जितना बोले ना कि फर्स्ट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 ऑड नंबर, तो 91 ही आंसर। और अगर बोले कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर, तो हमारे पास एक जोड़ दो, तो मतलब 92 हमारा आंसर रह जाएगा, ये हमारा आंसर रह जाएगा। ठीक है, एवरेज ऑफ इवन नंबर, और ये हो गया एवरेज ऑफ ऑड नंबर। इसको थोड़ा मिटा के थोड़ा फॉर्मूला लिख देते हैं। एवरेज ऑफ इवन में क्या होता है n+1 होता है, और एवरेज ऑफ ऑड क्या होता है वो n होता है। ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि देखो इवन और ये ऑड, ऑड छोटा है इवन बड़ा है, तो मतलब एक हम लोग को, देखो मैं एक बात बताता हूँ, हमको ना दिमाग में चक्कर क्या रहता है कि लोगों को पता होता है कि यार एक जोड़ना है, लेकिन किस में जोड़ना है ये बड़ा डाउट होने लगता है। तो आप सोचो कि ऑड से इवन अगर करना है, तो यहाँ पे क्या है, ये 3 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, तो एक जोड़ते हैं ना। तो कहने का मतलब सीधा क्या है कि जो भी ऑड है वो n होगा, और जो इवन है वो n+1 होगा।
ऐसे करके हल्की हल्की छोटी छोटी मैं क्या करता हूँ ना, चलते चलते ट्रिक बना लेता हूँ। ठीक है, चलते चलते, ये क्यों चलते चलते मतलब अभी नहीं बनाया है, ये मैं जब पढ़ता था याद करने के लिए हाथों हाथ। ऐसा नहीं कि बहुत बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे पास वो सेकंड भी बर्बाद नहीं करना सोचने का भी, डायरेक्ट ऐसे पता होना चाहिए। तो एवरेज इवन n प्लस वन ऐसे करके n, तो ये हमारे पास में 92 आंसर हो चुका है। ठीक है, चलो आगे। आगे क्या हो गया, यदि तीन व्यक्तियों की औसत आयु 56 है, तीन व्यक्तियों की औसत आयु 56 है, उनकी एज का अनुपात इतना है, सबसे छोटे व्यक्ति की आयु कितनी होगी। तो मुझे बताओ कि भाई ये एवरेज आयु दी हुई है, एवरेज एज दे रखी है, तो मुझे बताओ इन सब का एवरेज कितना है, 7 5 12 13 14 बटा 3, 14 डिवाइड बाई 3, तो मतलब 14 डिवाइड बाई 3 की वैल्यू ही 56 है। इसका एवरेज यही हो ना, एवरेज एज दिया है तो इनकी भी एवरेज एज निकालो, 7 5 12 13 14, 14 बटा 3 की वैल्यू 56 दे रखी है। तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु क्या है, सबसे छोटा तो 2 वाला है, तो 2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले काम करते हैं, ये 4 बार कटा, ये 1 की वैल्यू 4 12 हो गई, तो हमारे पास 2 की वैल्यू 24 हो जाएगी, खत्म हो गया ये तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्या है कि हमारे पास ये दे रखा है 1/9 थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट में के अंदर में है, देन द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू क्या होगा। ये सब बोलने का सेंस समझ में आता है आपको, नहीं तो फिर साइन कॉस ये थीटा एंगल चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस में लेने के भी दिक्कत रहेगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, sec थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/9। अब यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंड लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कभी भी आपको सेफ रहना है कंपोनेंट डिविडेंड में। लोग गलती क्या कर देते हैं कि यहाँ से क्या करेंगे, sec बटा 10 करेंगे, फिर यहाँ पे 1 प्लस 9 1/9 1 माइनस 9 कर देंगे, यहाँ से 10 बाई माइनस 8 कर देंगे, और ये सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से नहीं लगता है कंपोनेंट डिविडेंड। जब आप इस तरह से लगा रहे हो ना, तो आप क्या करो कि कंपोनेंट डिविडेंड लगाने से पहले आप एक काम किया करो कि हमेशा नीचे वाले से मतलब ऊपर पॉजिटिव रखो, नीचे नेगेटिव रखो, तो उल्टा कर दो दोनों तरफ। तो s प्लस टी अपॉन एस माइनस टी के लिख के 9/1 लिख दो, यहाँ से गलती नहीं होगी। ये आपको प्लस ऊपर रखना है, माइनस नीचे रखना है, जब भी कंपोनेंट और डिविडेंडो की शुरुआत करो। ये चीज ध्यान रखना, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, हमारे अल्फा मीट के अंदर में तो मैं बहुत बार बोला ये चीज। अल्फा मीट अगर आपने अल्फा ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, बहुत मजा आएगा। ये चीज मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, किसी को पूछ के कर लेना ये भी चीज, अगर आपको रिव्यू का ज्यादा ही है तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ क्या कर सकते हो, एस डिवाइड बाई टी बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 8। ठीक है, 10 डिवाइड बाई 8। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे साइन sec डिवाइड बाई 10 है ना, तो sec डिवाइड बाई 10, अब sec कितना होता है, sec होता है 1 अपॉन cos, और 10 क्या होता है, 10 अप होता है sin अपॉन cos। तो cos से cos कैंसिल हो गया, 1 अपॉन sin बराबर हो गया 10 बाई 8, या फिर ये बोल सकते हो sin बराबर हो जाएगा 8 बाई 10, या फिर 4 बाई 5, ये बोल सकते हो 4 बाई 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का देखोगे साइन थीटा, तो थीटा अगर यहाँ पे मान लेते हैं तो 4 यहाँ पे हो गया, 5 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया। अब बस सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू लिखना है। तो साइन की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, साइन की वैल्यू 4/5 आ ही रखी है, माइनस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3, तो इसका स्क्वायर करोगे 16/9 अपॉन ये हो जाएगा वापस 4/3 प्लस 16/9। तो ये हमारा हो गया 36, 36 माइनस 16 80 डिवाइड बाई 36 प्लस 80। ठीक है, तो यहां से थोड़ा एक काम करते हैं, तो 4 से काटना हो तो काट सकते हैं, या फिर 4 से पहले ही काट देते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि यहाँ से 4 4 कॉमन आ रहा है ना, तो 4 4 ऐसे ही काट देते पहले। नमचुक 36, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 20, ये नमचुक 36, ये 4 4 दूनी 8 20। तो यहाँ से थोड़ा क्या होता है, कैलकुलेशन ईजी रहती है। 9 में से 20 गया तो ये हो गया माइनस के 11, और डिवाइड बाई ये हो गया 29, तो -11 डिवाइड बाई 29, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, जोड़ के भी कर सकते थे, लेकिन कौन माथा फोड़ी करे इतना। ठीक है, चलो आगे। If the areas of two similar triangles are in the ratio of this, what would be the ratio of the corresponding sides? आपको पता है कि जब similar triangles होते हैं, अगर similar triangle की sides अगर a रेशियो b के रेशियो में है, तो sides अगर similar triangle की a रेशियो b में है, तो एरिया उसका a क्यूब रेशियो a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर में होता है, और वॉल्यूम जो आयतन जो रहता है वो a क्यूब रेशियो b क्यूब में रहता है। अगर आपके पास कोई भी सिमिलियर चीज, मतलब ट्राइंगल की बात नहीं करो, कोई भी सिमिलियर दो शेप है, जैसे कि दो गोला है, दो कुछ भी है, या फिर दो बेलन है, या सिलेंडर वगैरह चीज हो गई, क्यूब्स हो गई, किसी भी चीज की बात करो तो इस तरह से चीज चलती है। 2D में तो ये दो ही रहते हैं, 3D में ये तीनों आ जाते हैं, ध्यान रखना। तो a रेशियो b, a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर, और a क्यूब रेशियो b क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 2D में ट्राइंगल काम आता है, फिर वहां पे कोन बनने लगता है 3D के अंदर में, ये चीज ध्यान रखना। तो हम लोग को क्या दे रखा है, अभी एरिया का रेशियो दे रखा है 121 रेशियो 125, तो हमारे पास साइड का रेशियो पूछा है, तो बस हो गया 11 रेशियो 15 15 125 नहीं सॉरी 225, तो 15 15 225, तो 11 रेशियो 15। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में आंसर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या बोल रहा है,
ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। तो ये क्या बोल रहा है, एक टोन है जो कोन के ऊपर में है, माउंटेड मतलब कोन है जो हेमिस्फेयर के ऊपर में, इस तरह से, ठीक है। एक कोन है हेमिस्फेयर के ऊपर में, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड द टो एंड दैट ऑफ द कोन इज 36। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोन और इसका दोनों का 36 का रेडियस है, एंड हाइट ऑफ द कोन इज 105। तो कोन की हाइट कितनी है, 105 है, तो ये होगी 105 होगी, इसकी हाइट 105 होगी। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज, अब एक चीज समझो, टोटल सरफेस एरिया का पहले तो फॉर्मूला लिख दो। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पहले तो इसका सरफेस एरिया जो चारों ओर का है, चारों ओर का मतलब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, वो होता है पाई आर एल, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। और इसका जो हमारे पास में ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमारे पास में है, तो वो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये नहीं लेंगे, ध्यान रखना अंदर वाला, क्योंकि अंदर से तो खोखला है हमारा, इस पूरे शेप का टोटल क्या होगा, इसका कर्ड प्लस इसका कर्ड बराबर टोटल हो गया इसका, तो ये हो गया। अब सोचो कि पाई तो यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग एग्जाम में कैसे करते हैं वो देखो, इसके अंदर में जो सवाल कैलकुलेशन में फंस गया ना, वो बर्बाद हो गया, ये समझ लो। पाई हो गया यहाँ पे, फिर क्या बना, यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर है, दोनों में से आर कॉमन आएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, एल प्लस 2 इंटू आर। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जो भी पाई तो पाई है, लेकिन आर यहाँ पे जो है ना, ये जो भी आंसर रहेगा वो आर का मल्टीपल रहेगा कि नहीं रहेगा। आर कितना है, आर यहाँ पे है 36, आर यहाँ पे है, कोन इज 36, तो यहाँ पर रेडियस कितना है 36। तो जब 36 मतलब कि हमारे पास 36 भी 9 का मल्टीपल है, मतलब डिजिटल सम 9 होना चाहिए, बात वही है। तो डिजिटल सम किसका 9 है, 8 और 8 16 और 6 22 और 5 27, तो एक तो इसका डिजिटल सम 9 है, इसका 5 और 4 9 10 11, इसका नहीं है, 5 5 6 5 11 13, इसका नहीं है, इसका भी नहीं है। तो डिजिटल सम इन सबका किसी का नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो चुका है बिना कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन। अब आप है ना इसको हाथ भी नहीं लगाओ ना तो भी हो जाएगा। आप इसको वर्बली कैसे करोगे कि भाई पाई आर एल, इसमें आर आ रहा है, और 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें आर आ रहा है, दोनों में से आर आ रहा है, तो 9 देखना जल्दी स्टार्ट किए, बस इतना ही करना है एग्जाम के अंदर में। अब इसको कैसे आगे सोल्व करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 105 और 36 है तो ये निकालना है सबसे पहले। ये कैसे निकालोगे, आप इसको निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको 3 से आप देख सकते हो कि इन दोनों में से क्या आपका कॉमन है, तो इसे 12 36 हो गया, इसमें से 3 करोगे, 3 9 5 15 35 12, और ये हो गया 37, 35 12 37 होता है, दोनों 3 गुना, तो 37 इंटू 3 मतलब 111 आएगा। ये पता है ना कैसे जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं, ये सब मैं बता देता हूँ आपको चीजें। 105, ये 36 है, ठीक है। तो मैं 3 से काटूंगा सबको, तो ये हमारे पास हो गया 3 से काटूंगा तो हो गया 5 3 और 5 से 15, तो ये हो गया 35, और ये हमारे पास हो गया 12, तो 35 12 और इसका ट्रिपलेट 37, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे पास में अगर 3 गुना है, तो ये भी हमारे पास में 3 गुना होगा, सब 3 3 गुना है ना, ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना होगा, तो ये 37 इंटू 3 क्या होता है, 111 होता है। आपको कैसे पता, तो ये चीज है ना आपको याद भी रखनी है, ध्यान रखना। अगर आपको बोले कभी एग्जाम में आ जाए 999, तो ये कितना होता है, ये आपका 3 इंटू 37 इंटू 9 होता है, ध्यान रखना, क्योंकि 3 इंटू 37 111 होता है। ये सब चीजें आपको कैलकुलेशन का बहुत प्रैक्टिस करोगे तो पता रहेगा। 555 आता है, ये सब होता है ना, वो 37 के मल्टीपल होता है जब 3 डिजिट एक साथ रहती है, तो वो ठीक है। तो 111 हो गया, तो 111 इसकी वैल्यू होगी, तो एल की वैल्यू 111 आ चुकी है, आर आपको दिया हुआ है, बस कुछ नहीं कैलकुलेशन करना है और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे 22वां, अनिल और बीना दोस्त है, अनिल एंड बीना दोस्त है, अनिल और बीना दोस्त है, अनिल और बीना दोस्त है, समझना बहुत अच्छे से। और उनकी उम्र में 5 साल का अंतर है, इन दोनों के अंदर में 5 साल का गैप है, ध्यान रखना इन दोनों के बीच में। अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुनी है, अनिल के पिता जो है दिनेश, उनकी उम्र अनिल से 3 गुनी है। एक दिनेश है जो अनिल जी के पापा जी है, ये 3 गुना उनकी एज है, ठीक है। और बीना की उम्र अपनी बहन चारू से दुगनी है, बीना की उम्र है ना, उनकी बहन है चारू, उससे बीना ना दुगनी है, ध्यान रखना कौन दुगनी है, ध्यान रखना चारू से दुगनी है, चारू से दुगनी है, दुगनी है 3 टाइम्स, एंड बीना ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, ट्वाइस ही है ना एग्जाम के अंदर में, शायद 4th, ये 4 गुना थी या शायद ट्वाइस है, देख लो जैसा भी है, हो सकता है कि ये 4 गुना था, मेरे को जैसे याद आ रहा है वैसे 4 गुना के हिसाब से था, एक बार मैंने सवाल पढ़ा था, तो ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। द एजेस ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाई 45, तो ये क्या बोल रहा है कि एजेस ऑफ दिनेश एंड चारू, दिनेश एंड चारू की जो एज है वो 45 से डिफर कर रही है, मतलब ध्यान रखना कि दिनेश और चारू की एज में 45 का डिफरेंस है। इफ बीना इज ओल्डर देन अनिल, बीना इज ओल्डर देन अनिल, ध्यान रखना बीना इज मतलब ये बोल रहा था ना 5 साल का अंतर है, तो ध्यान रखना बीना इज ओल्डर देन अनिल, बीना बड़ी है, आगे आगे बड़ी है। दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान उम्र का योग ज्ञात करो, मतलब इन दोनों का वर्तमान उम्र का योग ज्ञात करना, दिनेश और चारू मतलब C+D ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं
किसी को भी कैलकुलेशन करने के लिए x मान लो, इसको x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। अब सोचो कि भाई ये इन दोनों में 5 साल का गैप है और ये बड़ा है, तो x प्लस 5 हो जाएगा ये। और अगर समझना x प्लस 5 हो जाएगा ये, अगर ये x प्लस 5 ये इससे दुगना है, ये इससे दुगना है, तो ये कितना होगा, ये x प्लस 5 डिवाइड बाई 2 होगा। इतना तो समझ आ गया ना, तो इसी का दुगना है ना ये, तो ये दुगना है और ये इससे 5 साल बड़ा है और ये इससे 3 का, तो ये तो आप लोग को पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या बोला कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास में 45 साल है। सी और डी का डिफरेंस हमारे पास 45 साल है। और दिनेश एंड चारू का हम लोग को ये 45 एज किसका डिफरेंस था, 45 दिनेश और चारू का 45 साल का अंतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x में से x प्लस 5 डिवाइड बाई 2 घटाएंगे तो हमारे पास में 45 आएगा, यही बोल रहे हैं। तो हमारे पास में क्या होगा, 6x माइनस x, और ये हो गया हमारे पास में -5 बराबर हो जाएगा हमारे पास में, ये यहाँ पे 2 डिवाइड यहाँ पे भेज दिया तो 45 दूना 90। कैसा है पता है ना, एलसीएम लिया और 2 को इधर भेज दिया मैंने, बाकी कुछ नहीं किया है। तो ये हो गया 6x में से x गया तो 5x बराबर हो जाएगा 95, x बराबर हो जाएगा 19 पंजे 95, ठीक है। तो ये हो गया 95 19। अब हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है c प्लस डी, दिनेश और चारू का हम लोग को उम्र का योग ज्ञात करना है। तो 3x प्लस x प्लस 5 बाई 2 निकालना है, ये हम लोग को निकालना है। तो 3x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57, 3 इंटू 19 57 प्लस 19 है, 19 और 5 कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2 हो गया 12, तो ये हो गया 69। नहीं, सवाल सही था, मेरे को जो याद था वो चीज गलत था, ये दुगुना ही है, ठीक है। 69 हमारे पास में आंसर आ गया, ठीक है। तो 69 हमारे पास आंसर हो गया। तो किस तरह से हमने सॉल्व किया, ये चीज आपको समझ में आ गया ना। ध्यान रखना, जल्दबाजी में लोग क्या करेंगे कि सी को लिख देंगे 2 इंटू एक्स प्लस 5 लिख देंगे करते करते। ध्यान रखना, दुगुना बिना है न कि चारू है, तो ये चीज हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, तो आपको गलती नहीं करनी है। ये डिवाइड में 2 आएगा, अंडरस्टूड। आप किसी को भी मान सकते थे, ध्यान रखना। इसको अगर x मानते तो उस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे। हम कैसे मान सकते थे, y अगर मान के देखते हैं एक बार। देखो, अगर चारों को y मानते तो ये हो जाएगा 2y। ये हम लोग क्या करते, अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, तो 2y में से फिर 5 माइनस करना पड़ता, और ये वापस 3 गुना है तो 3 इंटू 2y माइनस 5 करना पड़ता। तो ये भी चीज करके सॉल्व कर सकते हो, जहां से जो मन में आए कर दो जल्दी से सॉल्व। तो ये आपको इस तरह से भी कर सकते हो, तो डिवाइड का आपको चौचला हट जाएगा, एलसीएम वगैरह का चौचला हट जाएगा, तो इससे भी कर सकते हो। तो ये भी तरीका है, ठीक है। तो आपको जैसे करना हो, जिसको मानना हो मान लो, बस जल्दी से सॉल्व कर लो। चलो आगे 23वां सवाल 23। 2200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर सरिता और कविता ने अपनी साइकिलें एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में क्रमशः 20 और 16 की चाल से चलाई हुई कितने समय बाद पहली बार पुनः मिलेंगे। अब ध्यान रखना, पहली बार पुनः मिलेंगे बोला है, मतलब कि व्हेन दे विल मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये नहीं बोला है कि फर्स्ट टाइम ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे बोलता तो हमारे लिए थोड़ा डिफरेंट चीज हो जाती, लेकिन ये बोलता है कि दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कहीं भी मिलो पाथ के ऊपर में। जब कहीं भी मिलने की बातें आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए हमारे पास में एक चीज रहता है। टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस में रिलेटिव वेलोसिटी का डिवाइड करते हैं, किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये यहाँ से टाइम निकल जाता है। और अगर हमारे पास में अगर हम लोग को स्टार्टिंग बोले, ये तो होता है कहीं भी, तो ये अगर कहीं भी बोलता है तो इस तरह से करना है। और अगर बोले कि स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग पॉइंट वाला अगर बोलता है ना, तो हम लोग को क्या निकालना रहता है, T1 निकालना रहता है D अपॉन V1 से, फिर T2 निकालना रहता है D अपॉन V2 से। ऐसे करके T1 T2 T3 जितने भी रनर है वो सब करो, फिर उन सब का T1 T2 T3 का मतलब फिर हम लोग को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, फिर हम लोग को एलसीएम लेना होता है, एलसीएम लेना होता है T1 और T2 का, एलसीएम लेना होता है T1 एंड T2 का, मतलब जितने भी है T1 T2 T3 उन सब का फिर एलसीएम लेना होता है। तो ये होता है स्टार्टिंग वाले के केस में। कहीं भी के केस में सिर्फ डी में रिलेटिव वेलोसिटी का करना होता है, इनमें एचसीएफ वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डिस्टेंस लेते हैं। डिस्टेंस कितना है, 2200 मीटर। तो 2200 मीटर का हमारे पास में डिस्टेंस हुआ। अब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो 2200 मीटर का हमारे पास में डिस्टेंस हो गया। अब रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास में कितनी हो गई कि ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और 20 और 16 से दौड़ रहे हैं। ऑपोजिट में जोड़ते हैं तो दौड़ते हैं तो जुड़ जाती है 20 और 30 और 36, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर के अंदर में है, तो 5/12 का हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 220, ठीक है 220। और ये हमारे पास हो गया सेकंड्स, क्योंकि हमारे पास में ये मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया ना, तो सेकंड में आंसर आ गया। और 220 सेकंड का मतलब हो गया हमारे पास में 3 मिनट और 40 सेकंड, मतलब 180 प्लस 40, ठीक है 3 मिनट और 40 सेकंड,
3 मिनट और 40 सेकेंड। ये हमारे पास में आंसर आ चुका है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्या आ गया, यदि x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो अब मुझे बताओ, x के अंदर में ये सेम सेम चीज है और यहाँ भी सेम सेम चीज है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो वैसे तो ये प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम लोग को ना याद करनी रहती है, मतलब कैसे निकालते हैं डायरेक्ट एकदम फास्ट। लेकिन अगर हम लोग को नहीं भी पता है ना तो आपको क्या करना है, वैसे इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ पहले। ठीक है, तो वैसे डायरेक्टली क्या होता है कि हम लोग को क्या करना है, इसका स्क्वायर करके दुगना कर देना होता है। ठीक है, लेकिन वो आया कहाँ से वो थोड़ा बताऊं तो कैसे करेंगे। आया कहाँ से, तो आया वहां से है। आया आया कहाँ से वो बता दूं। आया है कि हम लोग को क्या करना रहता है कि जैसे x की वैल्यू क्या है, a प्लस बी के बराबर ही है, क्योंकि ये दोनों सेम है तो a प्लस बी। और ये क्या है, ये a माइनस बी, क्योंकि दोनों चीजें सेम है, 8 प्लस रूट 5 और 8 माइनस रूट 5, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो हम लोग को निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो निकालना है। ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है 4ab। पता है ना ये सब चीजें। लो इसको थोड़ा ना मैं सही लेंग से एक सीधा लिखूं तो थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा। ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। तो अगर a प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर होता है तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर होता है तो 4ab होता है। तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ ये करना है। तो 2 इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया 8 8 64 प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया 5, 64 5 69, 69 का दुगना हो गया 138। ठीक है, ये हो गया आंसर। बहुत आसान आसान चीजें, एक दो सवाल तो होते हैं थोड़े से आए हैं अच्छे, बाकी सब हलवा है। ठीक है, आगे चलो। बर्तन ए में दूध और पानी 4:5 के अनुपात में है, बर्तन बी में दूध और पानी 2:1 में है। यदि ए का x लीटर और बी का y लीटर मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी 8:5 में होता है, तो अनुपात x और y क्या है। तो ये इंग्लिश में भी पढ़ लेना, जिसको हिंदी में दिक्कत होता है इंग्लिश में जरूर पढ़ना। बाकी ऐसा है कि कुछ नहीं, पहले में मिल्क रेशियो दिया, मिल्क वाटर दिया, दूसरे में मिल्क वाटर दिया, दोनों को मिला के मिल्क वाटर दिया, सीधा एलिगेशन लगाओ, काम खत्म। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि एक चीज बस ध्यान रखना, जो ध्यान क्या रखना है कि हमेशा आप चेक करना कि सब जगह मिल्क वाटर ही दिया है ना, वाटर मिल्क करते ही सब गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखना मिल्क वाटर है तो ये क्या होगा 4/9। कैसे लगाते हैं एलिगेशन पता है ना, जब इस केस के अंदर हम लोग एलिगेशन हम लोग लगा सकते हैं या फिर मिक्सचर लगा सकते हैं, लेकिन मिक्सचर से ज्यादा इजी रहेगा एलिगेशन। तो एलिगेशन कैसे लगाते हैं कि मिल्क मिल्क का सबका ले लेते हैं क्वांटिटी, सब मिल्क में आंसर कर सकते हैं, वाटर में भी कर सकते हो सॉरी, या मिल्क में भी कर सकते हो, हम मिल्क से कर रहे हैं। तो 4 मिल्क है 9 में से, तो 4/9। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2 मिल्क है 3 में से, 2 मिल्क है 3 में से। और यहाँ पे अगर टोटल ओवरऑल देखोगे तो 8 मिल्क है 13 में से, 8 मिल्क है 13 में से। ठीक है, अब हम लोग को एलिगेशन लगाना है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि आप इसको इजीली हम लोग एलिगेशन लगाने के लिए माइनस कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि थोड़ा इजी बना के माइनस करना है। जब डिवाइड में होता है ना तो एलिगेशन को आप क्या करते हो, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और किसी भी संख्या से किससे करना है, एलसीएम से करना है, ताकि सिर्फ नीचे वाली चीजें कट जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 13 और 3 का एलसीएम क्या है, 9 और 3 में से तो 9 ही है, और 9 और 13 को हम लोग को नहीं पता, हम लोग को पता है कि इनमें कोई कॉमन चीज नहीं है, तो 9 इंटू 13 लिख देते हैं। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 इंटू 13 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 इंटू 13 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 इंटू 13 से। तो 9 9 तो कट गया, 13 बचा। तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास में, ये हो गया 53 यहाँ पे 3 से 3 बार घटा तो 39 इंटू 2 हो गया, तो ये हो गया 78। और ये हमारा 13 13 कट गया तो ये हो गया 72। तो ये हमारे पास में आ गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 10। तो 6:10 मतलब 3:5, 3:5 यही बन रहा है ना, 3:5। 10 क्या 20 सॉरी, ये 20 है ना, 6:20 तो 3:10। लो सही से लिख देते हैं, हाँ। तो ये हो गया 20, तो 6:20 मतलब 3:10। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। इस तरह से आपको चीजें करनी है। आगे आगे हमारे पास में क्या आता है, फाइंड द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब राउंडेड टू 2 डेसिमल नंबर। ध्यान रखना राउंडेड टू 2 डेसिमल नंबर, ये राउंडेड वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो यहाँ कोई डिजिटल सम नहीं लगेगा। ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट। ध्यान रखना ना तो डिविजिबिलिटी लगता है अप्रोक्सीमेशन के अंदर में, और ना ही हमारे पास में अप्रोक्सीमेटेड आंसर में ना डिविजिबिलिटी काम आता है और ना ही वो हमारे पास में डिजिटल सम काम आता है, दोनों चीज ध्यान रखना। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम
ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए डायमीटर इतना और हाइट इतना। तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल सी चीज करनी है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो कोन का हमारे पास में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है, कोन का वॉल्यूम रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमारे पास में ये रहता है। तो 1/3 तो यही है, पाई की वैल्यू हम लोग के पास में 22/7 लेने के लिए बोला है, 22/7 लेने के लिए बोला है, लेकिन हम लोग 3.14 भी ले सकते हैं। ठीक है, उससे क्या रहेगा, पॉइंट में है तो जल्दी आएगा आंसर। ठीक है, आर स्क्वायर, अब आर कितना है, हमारे पास में डायमीटर 12 दे रखा है, तो हमारे पास में 6 रहेगा, तो 6 36 इंटू हाइट, हाइट हमारे पास में कितना हो गया, ऊंचाई होगी 5। ठीक है, अब हमारे पास 3 से काटेंगे तो ये हो गया 12, 12 में 60, तो 3.14 इंटू 60, तो ये हो गया 6 18। तो ये 18 वाला ये हमारे पास में आंसर हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा तो होने से 6 से मल्टीप्लाई तो करना है। 14 28 28 और ये हमारे पास होगा 24 के 4 असर कर दो, 6 7 8 और 6 18, तो 18 पॉइंट ये हमारे पास में ये चीज आ गया, तो मतलब 188.4 के आसपास। तो ये हमारे पास में आंसर हो गया, अंडरस्टूड। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हमारे पास में चीज क्या रहेगी, एक लंब, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 63 एंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस, व्हाट इज द वॉल्यूम इन द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये सवाल ना ध्यान रखो, इस पूरे सवाल में कहीं भी अप्रोक्सीमेट वर्ड नहीं बोला है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग डिजिटल सम लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बीइंग सेफर साइड, कभी कभी क्या रहता है कि कभी कभी हमें सवाल में नहीं बोलता है अप्रोक्सीमेट का, फिर भी वो आंसर अप्रोक्सीमेट में लिखे होते हैं ऑप्शन। ये चीज का खास ख्याल रखना कि हम लोग क्या करते हैं ना, एक चीज मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें मैंने पीवाई क्यू सॉल्व करके देखी है, सवाल में नहीं बोलता है फिर भी ऑप्शन अप्रोक्सीमेट देता है, तो हम लोग डिजिटल सम लगा के आ जाते हैं और खुश होते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है आंसर। तो आपको क्या करना है, ऐसे केस के अंदर में क्या करना है, जब नहीं बोला है तो आप पहले डिजिटल सम लगा दो, लेकिन उसको हाईलाइट मोड में रखो। हाईलाइट मोड में रखने का मतलब आप उस पर भरोसा मत करो कि भाई कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट में दिया है और पता नहीं लिखा भी नहीं है, हो सकता है हमारा डिजिटल सम का चौचला गलत हो जाए। तो पहले डिजिटल सम लगाओ, लेकिन वो उसको हाईलाइट करके फिर आगे बढ़ जाओ, फिर हम ना सेकेंड बार आएंगे और फिर उसको ना वापस से चेक करेंगे। ठीक है, टाइम बचा तो, टाइम नहीं बचा तो हमने टाइम बचा भी लिया, इससे क्या हुआ, इससे हमने टाइम वेस्ट भी नहीं किया और हमने सही भी कर, हमने ना आंसर टिक भी कर दिया डिजिटल सम से और आगे बढ़ गए। अगर टाइम बचा तो आएंगे, नहीं बचा तो डिजिटल सम है ही जिंदाबाद। समझ में आ गया, तो वो वाली चीज है। लेकिन रीचेक के लिए हाईलाइट रखना है, मेरा कहने का तात्पर्य यही है। द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 63, तो हाइट हमारे पास 63 एंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस इज 5 टाइम्स तो ऑफ इट्स बेस, व्हाट इज द वॉल्यूम। तो हमारे पास में क्या बोल रहा है कि राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, 5 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस। कोन का बेस का एरिया कितना रहता है, पाई आर स्क्वायर, तो उसका 5 टाइम्स मतलब पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ये हो गया एल बाई आर का वैल्यू हो गया हमारे पास में, एल बाई आर का वैल्यू हो गया 5/1। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे आगे बताया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से एक वॉल्यूम इतना होता है, तो हम लोग को यहाँ से एच निकालना है। ठीक है, एच क्या, हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी आर निकालना है, यहाँ से हम लोग को आर निकालना है, लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे एच, तो एच यहाँ पे क्या है 63 है, 63। ठीक है, एच यहाँ पे क्या है 63 है। ठीक है, और हमारे पास में आर दिया हुआ तो नहीं है वैसे, एच यहाँ पे 63 है, लेकिन ये जो 3 है ना, ये 3 से सपोज करो कि इस आर स्क्वायर तो वैसे कुछ अच्छा ही आएगा, लेकिन सपोज करो कि इस 3 से मैंने इसको काट भी दिया, 21 या 63, वैसे तो इसमें 9 होता है, आपको लगेगा कि 9 कर देता हूँ डिजिटल सम, मान लो मैंने काट दिया, तो मतलब मान लो कि ये 3 यहाँ पे आर में कहीं 3 कोई भी 3 नहीं आया, और यहाँ पे है ना 21 में से सिर्फ 3 इंटू 7 ही बचा। तो यहाँ पे आप क्या क्या चीजें चेक कर सकते हो कि एक तो 3 की डिविजिबिलिटी और 7 की डिविजिबिलिटी, ऐसे करके आप 2 चीज चेक कर सकते हो। तीसरा चीज हमारे पास, तीसरा ऑप्शन क्या रह सकता है कि अगर आर के अंदर में कोई 3 आया, तो फिर इस 3 से ये 3 कटेगा, तो यहाँ तो फिर प्रॉपर 9 बची गया, फिर आप अपना 9 का डिजिटल सम भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जल्दी जल्दी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 3 7 और 9 के साथ खेल सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस आर के अंदर में थोड़ा ट्राई करते हैं कि आर क्या आएगा, आर क्या आएगा, ये निकालने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एल हो गया, आर हो गया, 5 हो गया, ये हो गया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या रहता है, एल स्क्वायर बराबर, नॉर्मली कैसे करते हैं वो बताता हूँ, बाकी जल्दी जल्दी करने के लिए तो 9 का चेक करके भी आप कर सकते हो, आर में ना 9 3 आने के चांसेस रहेंगे यहाँ पे। एल स्क्वायर बराबर क्यों रहेंगे वो भी आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की जगह पे हम लोग 5r मतलब 25 का आर 25 आर स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 24 आर स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई एच स्क्वायर डिवाइड बाई 24।
समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को क्या रहेगा, देखो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एच क्यूब अपॉन, क्यों एच स्क्वायर अपॉन 24 और एच ऑलरेडी पढ़ा है तो एच क्यूब अपॉन 24 आ गया। समझ गया ना, एच क्यूब कैसे हुआ, एच स्क्वायर और एच, तो आर स्क्वायर की जगह पूरा ही मैंने लिख दिया। अब देखो, अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, एच क्या है, 63 है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 63 इंटू 63 इंटू 63 ये लिख सकते हैं। अब समझना, इस तीन से इस तीन से क्या कटा, 3 दूनी 6, 21 कटा, इससे क्या कटा, 8 3 24 और 3 से 21 63, ये 3 कटा। अब सोचो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें तो 9 पड़ा ही है, तो ये ओवरऑल जो हमारे पास में ना डिजिटल सम 9 आएगा। यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, डिजिटल सम 9 आएगा, ठीक है। और बाकी भी आप चीजें कर सकते हो कि डिवाइड में जब 8 रहता है ना, अब देखो डिवाइड में सिर्फ 8 बचा है, तो जब भी डिवाइड में 8 रहता है, क्योंकि यहाँ पे पाई है ना, पाई में 22/7 लिखोगे आप, इसको 22/7 लिखोगे और 7 ही कट ही जाएगा, तो ओवरऑल तो नीचे क्या बचा, नीचे सिर्फ 8 बचा। और जब भी नीचे 8 बचता है ना, तो यूनिट डिजिट जो रहता है वो 25 और 75, मतलब ये जो चीज है ना यही आता है, तो ये तो आपका कट गया, ठीक है। तो ये वाली चीज रहती है, तो ये आपका ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाली चीज रहेगी, तो इस तरह से आप ना चीजें एलिमिनेट करना स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो सीधा डायरेक्ट डिजिटल सम लगाओ और काम खत्म करो। तो 9 यहाँ पे है, तो 9 लगाओ सीधा सीधा, 5 और 3 8 और 1 9 और 4 13 14 15 और 5 20, तो ये भी नहीं आएगा। आगे 5 और 4 9 10 11 और 12 13 14 15 16 17 18, एक तो ये है, और एक क्या है, क्या है, 5 और 4 9 10 11 12 11 और 12 13 14 15 16 17 18, ये ठीक है। 7 और 5 7 5 12 12 और 4 16 16 17 17 और 18 और 9 27, तो एक ये भी है, दोनों है हमारे पास में, दो ऑप्शन हमारे पास में ये चीज बचते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, एडवांस में हम लोग क्या चीज चल सकते हैं, यहाँ पे 7 के भी मल्टीपल है, तो या तो आप 7 का मल्टीपल चेक करो या फिर इस चीज को कैलकुलेशन को सॉल्व करो। मेरे हिसाब से 7 का मल्टीपल देखना ज्यादा अच्छा है। कैसे 7 का मल्टीपल देखना अच्छा है, चलो छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, इसको 7 से करेंगे तो क्या रहेगा, 7 7 के बाद बचा 3 39, तो 7 बचा 35 4 41, और ये हो गया 7 बचा 35 5 1 6 6 4 7 63 1 7 2 14 14 और 5 14, और ये हो गया हमारे पास में 3 7 बचा 35, तो ये तो 7 से कट रहा है, ठीक है। ये देखते हैं, 7 4 11 4 7 6 42 0 7 चौका 28, पीछे बचा 6 7 8 56 56 6 5, ये नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं कटा, तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो इस तरह से आप चीजें चेक कर सकते हो डिविजिबिलिटी से ही। 7 का डिवाइड करना 2 में बहुत ज्यादा इजी है ना इससे कंपेयर में, तो इसको कैलकुलेट कौन करेगा, 21 इंटू 3 इंटू 363 इंटू 28 ये सब करके फिर 8 का डिवाइड करना, ये सब नहीं करेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब आपको ऑप्शंस मैंने सारे सिखा दिए हैं कि क्या क्या कर सकते हो, जुगाड़ क्या क्या हो सकते हैं किसी जगह पे। अब इसको करते हैं 3 19 से 57, ठीक है। अब एक मेरी बात को गौर से सुनना, ये 19 क्या है, प्राइम नंबर है, ये 19 कहीं से भी इस ऑप्शन के अंदर में डायरेक्ट आंसर आ रहा है, तो 19 कटना चाहिए, और ऑब्वियस चीज है कि 19 42 से तो कहीं नहीं कटेगा, तो ये इसी से कटेगा, और ये जो क्यूब रूट है ये ऑब्वियसली 19 का ही रहा होगा, ऑब्वियस है ना, क्यूब रूट ये जो दिखा रहा है ये 19 का ही रहा होगा डायरेक्ट। हम लोग को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, यूनिट से भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा लो कि 9 9 81 और 9 9 आना चाहिए, तो 9 आ रहा है, तो ये है ना अल्टीमेटली 19 का ही दिया है, हम लोग को कोई चेक नहीं करना है। और थोड़ा थोड़ा करो तो 20 का कर दो, 20 दूना 20 20 400, और ये हमारे पास में हो गया 8000, तो 8000 से छोटा है तो ये 19 वाला ही है। आपको ये भी लग सकता है 38 भी तो हो सकता था ना सर, इतना तो हैवी नहीं है, तो यही है ना लगभग लगभग, तो ये वाली चीज है, तो इस तरह से आप फास्ट चलो। अब ये देखो, मैं फास्ट बता रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं करना है, ये 4 लिखा हुआ है, ये सब कुछ नहीं पता होता तो भी कैसे करोगे। ये क्या होता है, 7 इंटू 6, ऑप्शन में 7 और यही सब दिख रहा है ना, 3 तो ये फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 7 इंटू 6, और ये 6 का ही चार पावर होता है ना, तो 12 से चिन्ह होता है, और ये ना 36 का स्क्वायर भी होता है, ये भी चीज ध्यान रखना, 12 से चिन्ह। तो इतना अगर नहीं पता है तो भी आप अंदाजा लगा सकते हो, तो ये 6 कटने वाला है, तो ये 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो गया काम खत्म, ठीक है। चलो आगे, आगे चलो। एक ट्राइंगल एच जे के में एच जे बराबर एच के है, एक ट्राइंगल है हमारे पास में एच जे के, समझना बहुत अच्छे से, एच जे के, इफ ट्राइंगल एच जे के में एच जे बराबर एच के है, एच जे बराबर है एच के, ठीक है। आगे क्या है, जी जी एच जे पर एक बिंदु है, जी एच जे पर एक, यहाँ पे कहीं जी मान लो, यहाँ कहीं जी है, एच जी बराबर जी के, एच जी बराबर जी के, जी के का मतलब यहाँ से मिला दिया, तो एच जी बराबर जी के, तो मैं इससे कर देता हूँ, एच जी बराबर है जी के बराबर है जे के बराबर है जे के, ये तीनों बराबर है, तो एच जी के और जी के एच के 2 तिहाई की डिग्री माप बताओ। पहले तो एक काम करते हैं, सब डिग्री निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे वो थोड़ा समझो। एक काम करते हैं, इसको मैंने थीटा मान लिया या अल्फा मान लिया, तो अगर ये अल्फा है, दोनों साइड ये सेम है, तो जब ट्राइंगल के अंदर में 2 साइड सेम होती है तो उनके सामने वाला एंगल भी सेम होता है, तो अगर अल्फा है तो इसके सामने वाला ये भी अल्फा होगा, और अगर ये अल्फा है दोनों, तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है, तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो गया।
अब मुझे एक बात बताओ, अब बहुत अच्छे से समझना, अगर ये 2 अल्फा है तो ये दोनों अगर साइड सेम है तो ये भी 2 अल्फा होगा। अब पूरे ओवरऑल ट्राइंगल में देखो, ओवरऑल ट्राइंगल में सबसे पहली लाइन क्या बोली थी कि ये दोनों बराबर है, मतलब ये जो मैंने रेड का ये दो लगा रखा है ना, ये दो रेड के और ये भी लगा रखे, तो ये दोनों साइड सेम है, तो मतलब ये दोनों एंगल जे वाले और के वाले सेम होंगे। तो जे वाला अगर 2 अल्फा है तो के वाला भी टोटल 2 अल्फा होना चाहिए, जिसमें से अल्फा अगर ये है तो बाकी बचा हुआ ये नीचे वाला भी अल्फा होना चाहिए, तभी जाके 2 अल्फा बनेगा। तो ये वाली चीज हो गई। अब हम लोग को क्या निकालना है, सब कुछ हो चुका है। अब मैं आना बड़े वाले ट्राइंगल में, देखो एक अल्फा है, एक 2 अल्फा है और दूसरा वाला ये पूरा 2 अल्फा है। तो 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा ये मिला के हमारे पास में 180 आ रहा है। तो 5 अल्फा हमारे पास में 180 हो रहा है, तो यहाँ पे अल्फा बराबर 36 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हमारा अल्फा की तो वैल्यू निकल गई। हम लोग को अब निकालना क्या है वो चीज समझो। निकालना है कि एच जी के मतलब ये निकालना है एक तो। अब ये कितनी होगी, ये होगा हमारे पास में इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम, 2 अल्फा और अल्फा 3 अल्फा। तो एक तो इस 3 अल्फा प्लस जी के जे मतलब ये अल्फा, तो 3 अल्फा ये वाला अल्फा, ठीक है। तो 3 अल्फा प्लस अल्फा, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 3 अल्फा और इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा, और इन दोनों का हम लोग को जोड़ मतलब 4 अल्फा निकालना है। तो 4 अल्फा मतलब हमारे पास हो गया 36 और 4 अल्फा ही निकालना है ना, सॉरी 4 अल्फा नहीं निकालना है कि 2/3 निकालना है ना। तो ये हमारे पास में हो गया, इसको करके 2/3 कर दो, तो इसको भी करके 2/3 कर दो, और यहाँ पे 36, यहाँ पे एक काम करो, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, 4 इंटू 36 इंटू 2/3, तो ये हो गया 12×36 और ये हो गया 12×48 दूना 96, तो ये हो गया 96 डिग्री। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अब हमारा लास्ट सवाल है, उसके बाद में एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूंगा, वो चीज आपको ज्यादा काम आएगी। आगे चीज क्या है, देखो जब ये वाली चीज है ना, ये भी एग्जाम में गलत आई थी। क्या आई थी गलत, कि ये इंग्लिश में तो सही था, हिंदी मीडियम में यहाँ पे 144 की जगह 14 लिख दिया था, या फिर शायद 44 लिख दिया था, तो ये भी बोनस में गया। तो ऐसा करके घटिया सा सब कुछ हो गया, ठीक है। पेपर में बहुत सारी चीजें बोनस चली गई। ऑप्शन देखो, अभी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो सब कुछ अलग अलग है, जेड से भी कर सकते हो, वाई से भी कर सकते हो, जिससे भी करना कर लो, क्योंकि सब चीजें अलग अलग है। और एक चीज और ध्यान रखो, जब इक्वेशन एक है और वेरिएबल दो है, तो किसी एक इक्वेशन की एक वेरिएबल को जीरो कर सकते हो, ठीक है। इक्वेशन एक ही तो है, तो आप जो भी हमारा रिडंडेंट होता है उसको जीरो कर सकते हो। तो अब सोचो 5z है, 12z है, यहाँ पे जेड जेड ज्यादा है ना, तो जेड वाले को ही जीरो कर देते, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। सिर्फ वाई वाला सॉल्व करो, जीरो नहीं भी करोगे तो सिर्फ वाई ही सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 12 वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 25 वाई स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 169 वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इतना ही सॉल्व करना है, पूरा कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस हो गया, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हमारे पास में ये पूरी की पूरी शिफ्ट हमारे पास पे खत्म हो चुकी है, शिफ्ट एंड। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वीडियो एंड मत करना, आपको तीन चार टास्क है, आपको इतना करना है। अगर आपको ये पूरे 30 सवाल समझ में आए हैं, बहुत ही अच्छे लगे हैं, अगर आपको लगा है कि मेरे एक्सप्लेनेशन आपको सेटिस्फैक्टरी लगे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन के अंदर में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको कहीं भी कोई डाउट है, या फिर आपको कोई भी अप्रिसिएशन करना है, या फिर कोई भी जो भी आपको मन में है, उस हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। डन जरूर लिख के जाना, एटलीस्ट कुछ भी समझ नहीं आता तो एटलीस्ट डन लिखना, ताकि मेरे को पता चले कि आपने देखा है। ये चीज होगी। उसके अलावा अगर आपने अल्फा ज्वाइन नहीं किया तो आप अल्फा जरूर ज्वाइन कर ले, मैं वहां पे आपको बहुत ही अच्छे से आपको हेल्प करूंगा, ये गारंटी है, और मेरे साथ आप डायरेक्ट कनेक्टेड रहोगे। ये हो गया अल्फा की बात। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगा, अब आपका ये लेक्चर होने अपलोड होने के जस्ट नेक्स्ट डे पे आपके पास में मेरी जो एग्जाम की 2024 की जो शिफ्ट थी, 2024 सीजीएल 2024 की जो 20 जनवरी 2025 की शिफ्ट थी, वो मैंने एग्जाम दिया था, और उसमें मेरे 90 आउट ऑफ 90 आए थे शिफ्ट के अंदर, मतलब मेन एग्जाम के अंदर में। तो मैंने वो कैसे अटेम्प्ट किया, वो नेक्स्ट लेक्चर में आप ना देखने वाले हो, उन्हीं सवालों को मैं फिर से करने वाला हूँ। वो लेक्चर आप जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने जिस पर्सपेक्टिव से उस सवाल को सॉल्व किया था, मैंने किस माइंडसेट से किसी पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व किया था, तो मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और स्टे ट्यून्ड, एंड तक रहना, इस सीरीज के एंड तक रहना। मैं आपको गारंटीड है कि मेंस के अंदर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प आएगी, इस सीरीज से आपको हेल्प बहुत ज्यादा होगी, इस पूरी सीरीज से, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और स्टे कनेक्टेड और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलो बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।